हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। तो देखिए, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो आरआरबी का 2019 का पेपर है। ठीक, अभी जो है आरआरबी पैरामेडिकल का आपका एग्जाम होने वाला है, उसमें जो लैब टेक्नीशियन का पेपर होता है वो 2019 का पेपर हम लोग आज यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं, जिसका भी पेपर है आरआरबी का, वो मेरे भाई इस क्लास को जरूर करके जाए। और आप सभी की जिम्मेदारी बनती है, जिस किसी को भी आप जानते हैं जिसका पेपर है, वो क्लास, ये वाली क्लास, उसको जरूर शेयर कीजिएगा। उसका यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन जरूर निकल जाएंगे, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। क्योंकि आप जानते हैं जो प्रीवियस ईयर पेपर होते हैं उसी के बिहाफ पर 4 से 5 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन आपके इसी से ही फंस जाएंगे। ठीक है, तो ये सभी के लिए क्लास इंपॉर्टेंट है, ये बताने की जरूरत नहीं है। चाहे आप किसी भी लैब टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हो या फिर आप लैब टेक्नीशियन स्टूडेंट हो, अभी आप डिप्लोमा एलटी कर रहे हो, सभी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। उसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसका अभी जो है 29 तारीख 28-29 में पेपर है, तो वो इस क्लास को अभी जरूर करे। एक ही दिन पहले, एग्जाम से पहले इसको जरूर कर ले। और सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो क्लास को शुरू करते हैं। मेरा नाम है मनीष भाई पटेल, आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। पहला क्वेश्चन कह रहा है, जो हमारे माइक्रोब्स होते हैं लिविंग इन द कंप्लीट हार्मनी विद द होस्ट विदाउट द काजिंग एनी डैमेज आर नोन एज। देखो यहां पर ऐसे ही क्वेश्चंस को करेंगे जिसमें एक क्वेश्चन के अंतर्गत 3 या 4 ऑप्शन, आपके 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें 3 और 4 ऑप्शन का एक्सप्लेनेशन देंगे। जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया, इसके इर्द गिर्द ऑप्शन सारे रहते हैं। इन चारों ऑप्शन का हम लोग डिटेल्स में एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो आपके इस पेपर से कम 200 से 250 क्वेश्चन होने वाले हैं और वो एग्जाम रिविलेंट होंगे। यहां पर आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा कि हाँ मैंने आपके एग्जाम से कुछ इधर उधर का पढ़ा दिया, ठीक, एग्जाम से पहले ऐसा कुछ नहीं होगा। तो ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है और बेहतरीन तरीके से क्लास को आप लोग जानते होंगे, हम कराएंगे यहाँ पर, और आप लोग बहुत ही बेहतरीन अंदाज में इस क्लास को करेंगे भी। माइक्रोब जो लिविंग होते हैं इन द कंप्लीट हार्मनी विद द होस्ट विदाउट काजिंग एनी डैमेज आर नोन एज, उनको क्या कहते हैं? बिना किसी नुकसान के जो मेजबान के साथ में पूर्ण सामंजस्य के साथ रहने वाले सूक्ष्म जीव को क्या कहा जाता है? मान लीजिए क्वेश्चन आपको नहीं आता है, इस तरीके से आप क्वेश्चन को करेंगे। एलिमिनेशन मेथड लगाइए। पहला कह रहे हैं, पहला पैथोजन। पैथोजन यहां पर देखिए कि विदाउट काजिंग एनी डैमेज। पैथोजन क्या होते हैं? पैथोजन तो मेरे भाई डिजीज काज कर देते हैं। ठीक, क्या करते हैं? डिजीज काज कर सकते हैं। ठीक, और डिजीज अगर काज कर दी तो हमको क्या हो जाएगा? नुकसान हो जाएगा। तो ए ऑप्शन तो नहीं होगा। माइक्रोब क्या होते हैं? माइक्रोब आप जानते हैं, या तो पैरासाइट हो, फंगाई हो, ठीक, फंगाई हो, तो ये क्या करते हैं? फंजाई क्या करेंगे? पैरासाइट, फंजाई, ये सब क्या करेंगे? ये आप जानते हैं। फंगाई हो गया तो रिंगवर्म जो हो जाता है, वो भी तो डिजीज काज कर देता है। ये भी हमें क्या करेंगे? ये भी हमें नुकसान पहुंचाएंगे, डिजीज काज कर देंगे। तो ये भी नहीं होगा। फिर आप देखिए लास्ट ऑप्शन क्या कह रहे हैं। लास्ट ऑप्शन आपके सामने दिखा है, वेरुलेंट ऑर्गेनिज्म लिखा है। भाई वेरुलेंट ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? मोस्ट इन्फेक्शियस। ये तो मोस्ट इन्फेक्शियस होते हैं, मोस्ट इन्फेक्शियस फॉर्म होते हैं। और ये क्या करते हैं? ये भी डिजीज काज कर सकते हैं। तो अगर तीनों डिजीज काज कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हमें फायदा थोड़ी देंगे, ये तो हमें नुकसान देंगे। तो सी ऑप्शन यहां से ऐसे ही आपका राइट हो जाएगा। ठीक, ये तीन आपने समझ गए कि तीनों डिजीज काज कर देंगे, तो ये तो आपका सी ऑप्शन राइट हो गया। अब आप इसको समझते हैं ये कॉमन सेलिज्म है क्या? कॉमन सेलिज्म को हिंदी में बोलते हैं सहभोजिता। आपने नाम सुना है क्या हिंदी में? सहभोजिता। ठीक, सहभोजिता। अब देखो इसका एग्जाम्पल समझो कि मतलब क्या है। जैसे कि ये कोई पेड़ है, क्या है? ये पेड़ है। ठीक, आपने देखा होगा इस पेड़ पर क्या होता है, इस पेड़ पर किसी चिड़िया ने अपना घोंसला बना लिया है। ठीक, घोंसला बना लिया है किसी चिड़िया ने। ठीक है, इस पर घोंसला बना लिया। तो देखो ना कोई पेड़ को नुकसान हो रहा है और ना ही कोई चिड़िया को नुकसान हो रहा है, ना ही चिड़िया जो है पेड़ को कोई नुकसान कर रही है। इसी को बोलते हैं सहभोजिता। साथ साथ रह रहे हैं और क्या है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, और इसी को बोलते हैं सहभोजिता। इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इस तरीके से मेरे भाई क्लास को करना है। ठीक है, आगे चलिएगा। साइमल्टेनियस प्रेजेंस ऑफ एनीमिया, ल्यूकोपीनिया एंड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया इज कॉल्ड। पहले तो क्वेश्चन को ही समझो कि क्या कह रहा है, ऑप्शन पर हम बाद में चलेंगे। साइमल्टेनियस का मतलब है साथ साथ। एनीमिया हो जाए, एनीमिया क्या होता है मेरे भाई? एनीमिया का मतलब होता है कि आपका आरबीसी कम हो गया है, मतलब हीमोग्लोबिन डाउन हो गया है, तो यानी आरबीसी भी कम हो गई होगी। फिर कह रहे हैं ल्यूकोपीनिया। ल्यूकोपीनिया का मतलब क्या है कि यानी डब्ल्यूबीसी काउंट क्या हो जाए? कम हो जाए। डब्ल्यूबीसी काउंट क्या हो जाए? कम हो गए। पीनिया जिस भी वर्ड के लास्ट में लग जाता है उसका मतलब क्या होता है? कमी। और ल्यूकोसाइट का क्या है नाम दूसरा? डब्ल्यूबीसी, यानी डब्ल्यूबीसी कमी क्या हो गई? ल्यूकोपीनिया। यहां पर देखिए थ्रम्बोसाइटोपिनिया लिखा है। थ्रम्बोसाइटोपिनिया क्या होता है? यानी प्लेटलेट्स। थ्रम्बोसाइट क्या थी? प्लेटलेट्स थी हमारी, और प्लेटलेट्स की कमी, इसी को क्या बोलते हैं? थ्रम्बोसाइटोपिनिया कहते हैं। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। एप्लास्टिक एनीमिया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, हिमोलिटिक एनीमिया और सिकल सेल एनीमिया। आओ मेरे भाई समझो, सिकल सेल एनीमिया में क्या होता था? सिकल सेल एनीमिया मेरे भाई होता था कि जो हमारी आरबीसी का ओरिजिनल शेप होता था, बाइकॉन्केव डिस्क शेप, वो ना रहकर ये जो है हमारी आरबीसी जो हो जाती थी बाइकॉन्केव शेप की। ठीक है, ए सॉरी,
इस कैसी हो जाती थी, सिकल सेप की हो जाती थी, हंसियाकार हो जाती थी। ठीक है, ये तो होगा नहीं। हीमोलिटिक एनीमिया में क्या होता था, हीमोलिटिक एनीमिया में होता था जो हमारी आरबीसी है उनका डिस्ट्रक्शन हो जाता था। ठीक, बहुत तेजी से होने लगता था, इसी को बोलते थे हीमोलिटिक एनीमिया। उसके बाद कह रहे हैं मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया। मेरे भाई मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया में क्या होता था, जो विटामिन बी12 होती थी, विटामिन बी12 एंड फोलिक एसिड की कमी हो जाती थी। ठीक, इसकी वजह से जो एनीमिया हो जाती थी उसको बोलते थे मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया। अब ए प्लास्टिक एनीमिया में क्या होता था, ये कंडीशन हमने मेरे भाई समझाई है आपको बहुत आराम से। ए प्लास्टिक एनीमिया में बताया था हमने कि जो हमारी बोन मैरो होती है, क्या होता है, हमारी जो बोन मैरो होती है, इन बोन मैरो के अंदर माइलॉइड स्टेम सेल होती है। इन्हीं बोन मैरो के अंदर क्या होता था, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, इन सभी का क्या होता था, फॉर्मेशन होता था। ठीक, इन सभी का क्या होता था, फॉर्मेशन होता था। समझो मेरे भाई बात को। ठीक, इन सभी का फॉर्मेशन होता था। जब ए प्लास्टिक एनीमिया में क्या होता था, ये बोन मैरो क्या होती थी, ये बोन मैरो फेल्योर कर जाती थी। अगर ये बोन मैरो फेल्योर हो जाएगा तो इन तीनों का, चाहे वो आरबीसी हो, चाहे वो डब्ल्यूबीसी हो, चाहे वो प्लेटलेट्स हो, जब फैक्ट्री ही बंद हो गई तो ये निर्माण कैसे होगा, ना आरबीसी का हो पाएगा, ना डब्ल्यूबीसी का हो पाएगा, ना प्लेटलेट्स का हो पाएगा। तो इसी को कहेंगे कि आरबीसी में कमी, डब्ल्यूबीसी में कमी, यानी प्लेटलेट्स में कमी, ये सभी की कमी कहां हो जाएगी, ए प्लास्टिक एनीमिया में हो जाएगी। इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। बोलो मेरे भाई, समझ में आया कि नहीं आया। क्वेश्चन को इस तरीके से आपको करना है, जब क्वेश्चन समझ में आ गया तो भैया आंसर तो अपने आप से ऑप्शन में निकलेगा, पुकारेगा कि हाँ ए वाला मैं हूं। ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है नॉर्मल लेवल ऑफ एमसीएच जो होता है कितना होता है, आपको बताना है। एमसीएच का फुल फॉर्म आप याद कर लीजिएगा, मींस कार्पस्कुलस हीमोग्लोबिन होता है। अगर मान लीजिए इसकी नॉर्मल वैल्यू नहीं पता है तो एमसीएच का फार्मूला आपको पता होगा। फार्मूला क्या होता है एमसीएच का, एमसीएच बराबर एचबी अपान आरबीसी, ठीक, इंटू 10 पीजी। ये आपने अगर याद किया होता, ये अगर आपको पता होता तो नॉर्मल आप निकाल सकते थे। ये किसी का भी एमसीएच निकालने का फार्मूला है, जिसका आपको हीमोग्लोबिन पता हो, जिसका आपको आरबीसी पता हो। ठीक है, आप उसका 10 पीजी से मल्टीप्लाई करा देंगे, एमसीएच आ जाएगा। हम नॉर्मल एक मान के चलते हैं कि हीमोग्लोबिन कितना नॉर्मली होता है, 15। ठीक है, और आरबीसी कितनी होती है, 5 मिलियन। ठीक, इसकी 10 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो 5 या 15 हो गया, 30 पीजी आ गया। ठीक, नॉर्मल एमसीएच कितना निकल के आया, 30 पीजी निकल के आया। इन चार ऑप्शन में आप देखिए कौन सा आसपास वैल्यू पड़ रही है 30 के, तो 30 के आसपास यहां पर देखेंगे 29.5 प्लस माइनस 2.5 पीजी पर सेल। इसका डी ऑप्शन मेरे भाई क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इस चीज से मत घबराइए कि 29.5 प्लस माइनस 2.5 इसका मतलब क्या हो जाए। जैसे ये लिखा जाए, ये लिखा जाए, अरे 4 लिख लेते हैं तब ज्यादा अच्छा रहेगा। 4 प्लस माइनस 3, इसका मतलब क्या है, 4 में या 3 जोड़ो कितना हो जाता है 7, और 4 में से 3 घटाओ कितना बचता है 1। तो 7 और 1 के बीच की वैल्यू। ठीक है, इसी तरीके से इसका मतलब यही लिखा हुआ है यहां पर। ठीक है, डी ऑप्शन इसका राइट हो गया। क्वेश्चन कह रहा है द अमाउंट ऑफ एंटीकोगुलेंट इन द सीपीडी ए 300 ml ब्लड कलेक्टेड बैग इज। ठीक है, हमको ये बताना है कि 300 ml का ब्लड बैग है, उसमें जो है सीपीडीए की मात्रा कितनी होगी। आओ मेरे भाई समझो, यहां पर देखो एक बात सिर्फ याद रखो कि जो 100 ml ब्लड है, अगर 100 ml ब्लड है तो उसमें जो है एंटीकोगुलेंट की जरूरत पड़ती है 14 ml। 14 ml, इतनी बात अगर आपको याद हो गई तो भैया कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप उसको फटाफट कर देंगे। अब देखो कैसे करेंगे। अभी तक जो भी आप जहां भी पढ़ते आए हैं, जैसे भी पढ़ते आए हैं, नहीं पता मुझे, लेकिन इतना पता है कि ये पढ़ने के बाद में आप कोई भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। कितना पूछा है मेरे भाई, 300 पूछा है। कितना पूछा है, 300 ml के लिए पूछा है कि कितना एंटीकोगुलेंट लगेगा। आपने ये लिख लिया कि 300 ml में कितना, 300 ml ब्लड में कितना एंटीकोगुलेंट आएगा, आपको नहीं पता है, लेकिन आपको पता है 100 का, कि 100 में 14 ml, तो 100 से 300 कितना होता है, यानी कि 3 की मल्टीप्लाई कराई गई तभी तो 100 में 3 की मल्टीप्लाई कराओगे 300 हो जाएगा। तो इसी तरीके से मेरे भाई 14 में 3 की मल्टीप्लाई करा दो, 14 में 3 की मल्टीप्लाई कराओगे कितना हो जाएगा, 42 ml। 100 से 300 हो रहा है तो भैया 14 में भी 3 की मल्टीप्लाई करा देंगे, 42 ml हो गया। सी ऑप्शन मेरे भाई राइट हो जाएगा। अब कोई कहता है कि हम ये भी नहीं कर पाएंगे, तो अब आप याद कर लीजिए कि 300 में 42 ml हो जाएगा। दिमाग आपका ज्यादा है तो याद कर सकते हैं। ऐसे एक और पूछा जाता है कि 350 ml, कितना पूछा जाता है, 350 ml अगर ब्लड है, 350 ml ब्लड है तो कितना एंटीकोगुलेंट लगेगा, आप दिमाग लगाइए। 300 का आपको पता है कि 42 ml लगेगा, आपको बताना है 350 का, यानी 50 ml ब्लड के लिए कितना एंटीकोगुलेंट लगेगा। जब 100 के लिए 14 है तो 50 के लिए कितना होगा, यानी इसको आधा कर रहे हैं तो 14 का आधा कितना होगा 7, 14 का आधा कितना होगा 7, तो 42 में 7 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 49 ml। अब चाहे कितने ml के ब्लड के लिए पूछ दिया जाए आप सब निकाल लेंगे। ठीक है, आगे चलिएगा। क्वेश्चन कह रहे हैं ए फ्रेगमेंट ऑफ टिश्यू टेकन आउट ऑफ ऑर्गन फ्रॉम अ लिविंग पर्सन फॉर एग्जामिनर। कह रहे हैं कि कोई भी लिविंग पर्सन है उसके जो है टिश्यू लिया गया है, निकाला गया है बाहर,
उसको क्या कहेंगे? हिस्टोपैथोलॉजी की क्लास की है मेरी? अगर नहीं की है तो भाई मेरे उसको आप कर लीजिएगा, यूट्यूब पर डालिएगा हिस्टोपैथोलॉजी बाय मनीष भाई पटेल। आपको एक शानदार क्लास मिलेगी, 1 घंटे 30 मिनट की, एकदम बेहतरीन क्लास। जो भी थ्योरी है हमने कंप्लीट करा दी, उसमें एक भी थ्योरी को छोड़ा नहीं है। जो भी आपको अभी तक क्लासेस आप मिली होंगी यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट, या जो भी आपने पेड ले रखा होगा, उनसे तो बेहतरीन आपको यहाँ पर क्लास हमने वो दी होगी, इस बात की गारंटी है। और उसका हैंड वो जो है पीडीएफ बोर्ड का नोट्स भी हमने अवेलेबल कर रखा है अपने टेलीग्राम पर, ठीक है। तो हमने वहां पर आपको क्या बताया है कि अगर लिविंग बॉडी है उससे टिश्यू ले रहे हैं, लिविंग बॉडी से टिश्यू निकाल रहे हैं, उसकी जांच कर रहे हैं, तो उस लिविंग बॉडी से जो टिश्यू निकाला जाता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं बायोप्सी। क्या बोलते हैं? बायोप्सी। एक चीज यहीं पर आप यह ध्यान रखेंगे, अगर डेड बॉडी है, अगर डेड बॉडी है तो उससे अगर सैंपल ले रहे हैं तो उसको क्या बोलते थे? उसको बोलते ऑटोप्सी। क्या बोलते थे? एटॉप्सी बोलते थे, ठीक है। डी ऑप्शन राइट हो गया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई? अगला क्वेश्चन कह रहा है जो नाइट्रोसिन सोल्यूशन है इज यूज्ड फॉर, किसके लिए यूज किया जाता है? ग्राम स्टेनिंग के लिए, एसिड फास्ट स्टेनिंग के लिए, सिंपल स्टेनिंग के लिए, या निगेटिव स्टेनिंग फॉर कैप्सूल के लिए? तो आप जानते हैं ग्राम स्टेनिंग जो होती है, ठीक। ग्राम स्टेनिंग किसके लिए करते हैं? ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के लिए करते हैं। एसिड फास्ट आप जानते हैं, एसिड फास्ट जो है बैक्टीरिया के लिए की जाती है। सिंपल स्टेनिंग में कोई भी स्टेन हो सकती है सिंपल। तो आपको जो निग्रो स्टेन, जो निग्रोसिन सोल्यूशन है वो प्रयोग किया जाता है निगेटिव स्टेनिंग फॉर कैप्सूल के लिए। इसके लिए करते हैं निग्रोसिन स्टेन में ही जो है निग्रोसिन सोल्यूशन का प्रयोग किया जाता है। इसका डी ऑप्शन मेरे भाई राइट हो जाएगा। क्वेश्चन है कंपोनेंट ऑफ प्रोफेशनल सोशलाइजेशन इंक्लूडेड, मतलब जो व्यवसायिक सामाजिकरण के घटकों में शामिल है, क्या क्या शामिल होता है? नॉलेज शामिल होता है या स्किल शामिल होती है, एटीट्यूड शामिल होता है, प्रोफेशनल वैल्यू शामिल होती है, या फिर डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। तो मैं आपको बताऊं, नॉलेज है, चाहे वो आपका स्किल हो, चाहे वो आपका एटीट्यूड हो, चाहे वो आपकी प्रोफेशनल वैल्यूज हो, ये सारी शामिल होती हैं जो आपके प्रोफेशनल सोशलाइजेशन में। इसका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। क्वेश्चन है द इंक्यूबेशन पीरियड फॉर द हेपाटाइटिस बी वायरस विद इन द बॉडी इज, जो हमारी बॉडी इंक्यूबेशन पीरियड पूछ रहे हैं हेपाटाइटिस बी वायरस का, विद इन द बॉडी इज। तो देखो देखो हम लोग तीनों का पढ़ लेते हैं, हेपाटाइटिस जो अपना वायरस है ए का भी पढ़ लेते हैं, हेपाटाइटिस बी का भी पढ़ लेते हैं, और हेपाटाइटिस सी का भी पढ़ लेते हैं। तो हेपाटाइटिस ए वायरस, हेपाटाइटिस बी वायरस जो होता है उसका कितना इंक्यूबेशन पीरियड होता है, और हेपाटाइटिस सी वायरस इसका कितना इंक्यूबेशन पीरियड होता है। तो देखो मेरे भाई, जो हेपाटाइटिस ए वायरस होता है इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है 14 से 28 दिन का, 14 टू 28 डेज। हेपाटाइटिस बी वायरस होता है जो इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है, इसका जो होता है मेरे भाई 45 से लेकर 180 दिन। कितना? 45 से लेकर 180 दिन तक होता है। जो हेपाटाइटिस सी वायरस होता है इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो 14 से लेकर 14 दिन से 6 माह, 6 मंथ, ठीक। कितना? 6 मंथ, 14 डेज टू 6 मंथ। अब आपको बताना था जो हेपाटाइटिस बी है उसका कितना होता है। हेपाटाइटिस बी का देखेंगे यहां पर, ये ऑप्शन ए आपको मिल जाएगा 45 से 180 दिन, ठीक। इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगर अब की बार, पिछली बार हेपाटाइटिस बी वायरस का पूछा था, हो सकता है अब की बार ए का पूछ दे, हो सकता है अब की बार सी का पूछ दे, इसीलिए आपके लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट हम बता रहे हैं। और इसीलिए, और जब भी आप क्वेश्चन करें, ऐसा नहीं है कि एग्जाम के टाइम पर ही आप चीजों को करें, जब भी आप क्लास को पढ़ें, जब भी आप ऐसे क्वेश्चंस को करें, तो इस तरीके से ही क्लास को करें। जो भी हमारे पास पुराने बच्चे पढ़ रहे होंगे लगातार, वो आप जानते होंगे कि जो भी आप क्लास करते हैं, जो भी हम यहाँ पर क्वेश्चंस कराते हैं, जो उस क्वेश्चन के रिगार्डिंग आपको चीजें आ रही हो, जिनसे क्वेश्चन बन सकता हो, वो सब कुछ यहाँ पर डिस्कस किया जाता है, ठीक है। आगे चलिएगा, कह रहे हैं राइस वाटर स्टूल इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर आप किसका होता है। तो मेरे भाई जो राइस वाटर स्टूल जो है ये किसका फीचर है? ये कॉलरा का है। किसका? कॉलरा का है। ये किसका, कौन काज कर देता है? ये काज करता है विब्रियो कॉलराई। कौन काज करता है? विब्रियो कॉलराई, ठीक। कौन काज करता है? विब्रियो कॉलराई। एक बात यहां पर लिखी हुई है, कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन क्या होता है? कब्ज जिसको कहते हैं, कब्ज कहते हैं, 2-2 3-3 दिन तक जो है पॉटी नहीं जा रहे हैं, इसको बोलते हैं कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। तो राइस वाटर स्टूल किसका फीचर्स है? ये कॉलरा का है। अगला क्वेश्चन कह रहा है द डिवाइस विच इज मेंटेन द सेट टेंपरेचर इन द हॉट एयर ओवन इज कॉल्ड। तो देखो मेरे भाई, यहां पर ये क्वेश्चन दिया है, इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, चैम्बर, स्टील डोर, इंडिकेटर, थर्मोस्टेट। मान लीजिए क्वेश्चन आपको नहीं आता है, एलिमिनेशन मेथड लगाइए मेरे साथ और बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखना कैसे चुटकियों में इसका आंसर आप निकालते हैं। आपको बताना है कि कौन सी ऐसी डिवाइस होती है जो टेंपरेचर को मेंटेन रखने में, सेट करने में जो है मदद करती हो हॉट एयर ओवन में। पहला ऑप्शन है चैम्बर, दूसरा ऑप्शन स्टील डोर, इंडिकेटर, थर्मोस्टेट। चैम्बर क्या होता है? चैम्बर का मतलब पार्ट बने होते हैं हॉट एयर ओवन में, तो ये क्या टेंपरेचर मेंटेन कर देंगे? जी नहीं मेंटेन करेंगे, तो गलत हो गया। स्टील डोर, स्टील डोर क्या कर देगा? टेंपरेचर कम ज्यादा कर देगा? नहीं मेरे भाई, ये भी नहीं करेगा। इंडिकेटर क्या होता है? इंडिकेटर आपने बाइक में देखा होगा, स्कूटी में देखा होगा, या फिर इंडिकेटर ऐसे रेड कलर ग्रीन कलर रहते हैं। इंडिकेटर का मतलब क्या है? इंडिकेट करने वाले। तो ये टेंपरेचर तो मेंटेन नहीं रखेंगे, तो तीनों ऑप्शन गलत हो गए। बसता कौन है? डी ऑप्शन।
राइट हो जाएगा। अब देखो थर्मोस्टेट का मतलब क्या है, आपने थर्मामीटर सुना है, थर्मामीटर क्या होता था, टेम्परेचर नापने वाले, तो यहीं से थर्मो का मतलब क्या हो गया, टेम्परेचर, क्या हो गया, टेम्परेचर। और स्टैट का मतलब क्या होता है, स्टैट का मतलब होता है रेगुलेट करने वाला, स्टैट का मतलब क्या है, रेगुलेट करने वाला, जो टेम्परेचर को रेगुलेट करे उसी को क्या बोलते हैं, थर्मोस्टेट, क्या बोलते हैं, थर्मोस्टेट। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। एक एक वर्ड के बारे में आपको चीजों को पता हो, जब आपने ये चीज समझ ली, टेम्परेचर रेगुलेटर, ठीक, टेम्परेचर को रेगुलेट करने वाला यानी थर्मोस्टेट, ठीक। अब कहीं भी क्वेश्चन आ जाए आप इसको अप्लाई कर देंगे इस चीज को। और ऐसे ये नहीं है कि ये कहीं पर आपको चीजें लिखी हुई मिल जाएंगी, किताबें सब हैं, ये सारा कुछ किताब में लिखा हुआ है। आप जब ये एबिलिटी आपके अंदर आ जाएगी, क्वेश्चन को अप्रोच करने की क्षमता आ जाएगी, जो कोई कहता है ना कि हमको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, आपने ये कैसे कर दिया, जब आप भी ऐसा कर सकते हैं, आप इससे अच्छी कर सकते हैं चीजें, जब आप चीजों को पढ़ेंगे अच्छे से, आप प्रैक्टिस करेंगे बहुत अच्छे से, तब आप ऐसे चीजों को, क्वेश्चंस को कर पाएंगे, ठीक है। जब पहले तो आपकी थ्योरी बहुत अच्छे से हो गई होगी, उसके बाद में थ्योरी भी नहीं है, अगर आप कॉमन सेंस लगा रहे हैं, तब भी आप इस तरीके से क्वेश्चन को निकाल पाएंगे एग्जाम में, ठीक है। आगे चलिएगा, क्वेश्चन कह रहा है व्हाट टेम्परेचर इज मेंटेन्ड इन द बैक्टीरियल इंक्यूबेटर। बैक्टीरिया को जब इंक्यूबेट किया जाता है, उसको ग्रो कराया जाता है, तो टेम्परेचर क्या होता है, तो देखो जो 37 डिग्री 37 डिग्री जो सेंटीग्रेड होता है, इस पर बैक्टीरिया बहुत अच्छे से ग्रो करता है, तो इसका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, इसमें कुछ बताना नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, जैसे ही आपको ये चीज दिख जाए आप इसको तुरंत मार्क कर लीजिएगा। आप देखेंगे जो भी हमारे क्वेश्चन टाइप होते हैं उसमें हमने ऑलरेडी बोल रखा है टाइपर से कि यहां पर जो भी जैसे नॉट दिया हो, ठीक, एक्सेप्ट दिया हो, छोड़कर नॉट वाला, तो इनको आप हाईलाइट कर दीजिए। जैसे ही आप इसको हाईलाइट कर देंगे आपको चीज समझ में आ जाएगी, क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। तो कौन सा कह रहे हैं, इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द बैक्टेक सिस्टम, मतलब ये जो 4 ऑप्शन दिए गए इसमें से 3 ऑप्शन तो सही हैं, एक ऑप्शन गलत हो जाएगा जो उसका कैरेक्टर नहीं है। पहला क्या कह रहे हैं, द सिलेक्शन ऑफ द कल्चर्ड बॉटल जो होती है डिपेंड ऑन द क्लिनिकल हिस्ट्री ऑफ पेशेंट, हाँ भाई जैसी हिस्ट्री होगी उसकी क्लिनिकल हिस्ट्री, जैसा जरूरत होगा वैसा कल्चर बॉटल लिया जाएगा, ठीक है। इट यूज मिनिएचराइज्ड बायोकेमिकल स्ट्रिप, बिल्कुल सही बात है। तीसरा ऑप्शन है बैक्टीरियल सब कल्चर कैन बी प्रोसेस्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन द बायोकेमिकल रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं कि बायोकेमिकल एनालिसिस रिजल्ट आर नॉट डिस्प्लेड, नहीं मेरे भाई, जो बैक्टेक सिस्टम होता है उस पर जो है बायोकेमिकल एनालिसिस रिजल्ट भी डिस्प्लेड होते हैं। तो यहां से आप देखेंगे कि 3 तो ये सही है, इसका जो डी ऑप्शन है वो जो है बैक्टेक सिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, तो इसका मतलब जो गलत है वही सही है, ठीक। आगे चलिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैटालेज प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकोकाई, स्टेफाइलोकोकाई, पैरासाइट, निमेटोड। तो आपको बता दें जो स्ट्रेप्टोकोकाई होते हैं ये जो है कैटालेज निगेटिव है, स्टेफाइलोकोकाई है ये कैटालेज पॉजिटिव है, ठीक। अब ये कैटालेज पॉजिटिव है, यहां पर देखिए कह रहा है फॉलोइंग कैटालेज प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया, यानी ये कैटालेज पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है, ये कैटालेज प्रोड्यूस कर रहे होंगे। तो हम आपको बताते हैं जो कैटालेज होते हैं, ये कैटालेज क्या है, कैटालेज एंजाइम है, क्या है, कैटालेज एंजाइम है। और ये एंजाइम क्या करते हैं, ये जो कैटालेज एंजाइम होते हैं ये बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करते हैं, क्या करते हैं, बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करते हैं। प्रोटेक्ट बैक्टीरिया किससे करते हैं, H2O2 से, किससे करते हैं, H2O2 से। कैसे कर देते हैं, ये H2O2 को तोड़ देते हैं H2O+O2 में, ठीक है। तो इसका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, स्टेनिंग ऑफ माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, जो माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री होता है उसमें जो है स्टेनिंग रिक्वायर होती है 10% सल्फ्यूरिक एसिड, 12% सल्फ्यूरिक एसिड, 5% सल्फ्यूरिक एसिड या नन ऑफ द एबव। आपको ये बात पता होगी कि जो माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री होता है उसके लिए जो है 5% सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग करते हैं। आप बताइए जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है टीबी के लिए कितने परसेंट H2SO4 का प्रयोग किया जाता है, 20% H2SO4 का प्रयोग करते हैं, कहीं कहीं पर आपको 25 भी लिखा मिल जाएगा। आगे चलिएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पेसिमेन इज टेस्टेड फॉर पैरासाइट, यानी पैरासाइट अगर आपको देखना है तो आप सिर्फ और सिर्फ यूरिन में देख सकते हैं, ब्लड में देख सकते हैं, सी ऑप्शन आपके सामने है, यूरिन एंड ब्लड दोनों में देख सकते हैं, डी ऑप्शन है नन ऑफ द एबव। तो मेरे भाई अगर आप ये क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन में मोस्टली लोगों ने गलती कर दी, क्या गलती कर दी, उनको ये लगा कि जो ब्लड होता है उसी में तो हम लोग पैरासाइट देखते हैं, एमपी मलेरिया पैरासाइट, ठीक। यहीं से आपसे गलती हो गई, क्योंकि जब आप डीप में अच्छे से नहीं पढ़ते हैं चीजों को तब ये क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। अब देखो यूरिन की बात करो, यूरिन में भी हम लोग क्या होते हैं मेरे भाई, पैरासाइट देखते हैं। कैसे देखते हैं, कहां पर देखते हैं, आपको बताएंगे। जो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन होता है, यूरिन का माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन आपने पढ़ा है, यही तो आपने नहीं पढ़ा है, क्योंकि फिजिकल और केमिकल आपने पढ़ लिया, माइक्रोस्कोपिक आप भूल गए पढ़ना, ठीक। माइक्रोस्कोपिक जब एग्जामिनेशन आप पढ़ेंगे तब वहां पर आप देखेंगे कि हम लोग वहां पर क्या क्या पढ़ते हैं, हम लोग वहां पर पैरासाइट भी पढ़ते हैं, ठीक,
वहां पर हम लोग क्या पढ़ते हैं, स्पर्मेटोजोआ भी देखते हैं, और वहां पर फंगस भी देखते हैं। ठीक, अब देखो पैरासाइट में क्या क्या देखते हैं, पैरासाइट में कौन कौन से पैरासाइट यूरिन में देखते हैं। तो देखो मेरे भाई, पैरासाइट में यूरिन की बात करें तो सबसे पहले तो ट्राइकोमोनास, ये नाम सुनते ही आपको समझ में आ गया होगा कि हाँ भाई ये देख सकते हैं। वेजाइनेलिस, ट्राइकोमोनास वेजाइनेलिस जो है हम लोग देखते हैं किसमें, पैरासाइट देखते हैं यूरिन में। ये मोस्ट कॉमन प्रेजेंट होता है किसमें, मोस्ट कॉमनली प्रेजेंट होता है फीमेल में। ठीक, ये क्या कॉज कर देता है, ट्राइकोमोनास वेजाइनेलिस, ट्राइकोमोनास वेजाइनेलिस मोस्ट कॉमन फीमेल में देखने को मिल जाता है। ये क्या करता है, यूटीआई काज कर देता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ठीक, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। और भी बात करें ट्राइकोमोनास वेजाइनेलिस के भी अलावा आप देखेंगे जो सिस्टोमा के एग हैं वो भी देखे जा सकते हैं, एग्स ऑफ सिस्टोमा। ठीक, इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस आपको करने हैं, इस तरीके से आपको चीजों को पढ़ना है। और इस तरीके से आप देखो, आप मेरे भाई यहां पर पैरासाइट की बात कर दी, ट्राइकोमोनास वेजाइनेलिस बता दिया, यूटीआई बता दिया। मान लीजिए अभी क्वेश्चंस में ऐसा आ जाता कि कौन सा जो है पैरासाइट किसका जो है हम लोग यूरिन में देखते हैं, ऑप्शन आ जाता एक्स ऑफ सिस्टोमा देखते हैं कि नहीं देखते हैं, ये देखो। तो आप ऐसे ही क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम हो सकता है ऐसा आ जाए। ठीक, तो इसीलिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्लास आपको करके जानी चाहिए। ठीक है, आगे चलिएगा। सैंपल ऑफ स्किन जो है स्क्रैपिंग आर ऑब्टेन यूजिंग, जो स्किन की स्क्रैपिंग जो है की जाती है वो किसके द्वारा करते हैं, ए शार्प नीडल के द्वारा, ए ब्लंट स्कैल्प के द्वारा, ए नाइफ के द्वारा, एक कॉटन के द्वारा। अब देखो मान लो ये नहीं आ रहा था क्वेश्चन, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए ऑप्शन के हिसाब से। कॉटन से स्क्रैपिंग तो हो ही नहीं सकती क्योंकि कॉटन से हम लोग साफ करते हैं। अरे भाई चाकू से क्या मारना है, क्या काट डालना है, जी नहीं, चाकू से भी नहीं करेंगे। शार्प नीडल से क्या है, शार्प नीडल तो भैया घुस जाएगी, सैंपल थोड़ी आ पाएगा। स्किन का सैंपल लेना है आपको, स्क्रैपिंग करनी है, स्क्रैपिंग का मतलब छीलना। ठीक, उसका सैंपल लेना, तो वो निडल से नहीं कर पाएंगे, निडल तो देखते हैं कितनी पतली होती, भुग जाएगी। तो बी ऑप्शन आपके सामने बचता है, ये राइट हो जाएगा। बी ऑप्शन आपके सामने बचता है, राइट हो जाएगा। आप देखो ये जो होता है ब्लंट स्कैल्प होता है, ऐसे टाइप से आप देखेंगे। ठीक, ऐसे होता है, उससे क्या करते हैं, उसी से सैंपल लिया जाता है स्किन का। ठीक है, आगे चलिएगा। क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डजंट, तुरंत इस पर आप मार्क करेंगे, डजंट इंक्लूडेड इन द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल इन ब्लड बैंक। क्या कह रहे हैं, चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, आपको बताना है। ऑल द रीजेंट शुड बी क्लियर विदाउट एनी टर्बिडिटी, बिल्कुल सही बात है कि जितने भी रीजेंट होते हैं वो क्लियर होने चाहिए, कोई भी टर्बिडिटी नहीं होनी चाहिए। दूसरा कह रहे हैं जो रो एंटीजन शुड बी चेक्ड विद ओनली द पॉजिटिव कंट्रोल, जी नहीं, आप जानते हैं पॉजिटिव निगेटिव सारे से किया जाता है। ठीक, तो ये नहीं होना चाहिए, अभी देखेंगे इसको आगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है वर्किंग, अगला जो ऑप्शन कह रहा है वर्किंग ऑफ रेफ्रिजरेटर, सेंट्रीफ्यूज एंड द वाटर बाथ शुड बी चेक्ड पीरियोडिकली। हाँ भाई, समय समय पर इन सभी को चेक करना चाहिए, काम कर रहा है आपका रेफ्रिजरेटर सही है कि नहीं है, सेंट्रीफ्यूज मशीन काम कर रही है अच्छे से कि नहीं। ठीक है, क्वेश्चन अगला ऑप्शन है रिकॉर्ड ऑफ द वैलिडेशन क्वालिटी कंट्रोल एंड स्टाफ ट्रेनिंग प्रोसीजर मस्ट बी मेंटेन। हाँ, समय समय पर क्वालिटी कंट्रोल, वैलिडेशन, स्टाफ की ट्रेनिंग, ये सब आपको कराना चाहिए। इसका डी ऑप्शन भी राइट है। तो यहां से आप देख सकते हैं कि जो इसका बी ऑप्शन है ये गलत है और यही यहां से हमसे पूछा गया, यही सही हो जाएगा। एंटी इम्यूनोग्लोबिन इज आल्सो नोन एज, इसमें क्या बताने की जरूरत है आप बताइए। एंटी इम्यूनोग्लोबिन ऑप्शन ही देखेंगे पहला, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। कुम्भ सीरम को एंटी इम्यूनोग्लोबिन कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है द कॉमनली यूज फॉर द फिक्सेशन फॉर द स्लाइड प्रिपरेशन, स्लाइड प्रिपरेशन के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तीन ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, हम कहते हैं आपको नहीं आता है क्वेश्चन, भाई मेरे लगाओ दिमाग। बेनेडिक रीजेंट, बेनेडिक रीजेंट कहां प्रयोग करते थे, बेनेडिक रीजेंट हम लोग प्रयोग करते थे शुगर एस्टिमेशन के लिए, यूरिन में, यूरिन में ग्लूकोज एस्टिमेशन के लिए। ठीक, आप देखो एक ऑप्शन तो निकल गया और चौथा ऑप्शन भी आपके सामने क्या है, नन ऑफ द अबव था, ये भी निकल गया। ठीक, ये चार दोनों ऑप्शन निकल गए। अब बताओ फिक्सेशन के लिए डिजिटल वाटर का प्रयोग करेंगे, तो ये सब फिक्सेशन का जितने भी आपने नाम सुने थे बेकार थे, तो ये भी नहीं होगा कि भाई डिजिटल वाटर का प्रयोग कर रहे हो फिक्सेशन के लिए। बचता कौन है आपके सामने, फॉर्मेलिन बचता है, तो सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आपको कुछ भी नहीं आता है तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आप सही कर देंगे। ठीक है, तो फिक्सेशन कॉमनली किससे किया जाता है, फॉर्मेलिन से करते हैं। ठीक है,
आगे चलिएगा, क्वेश्चन कह रहा है प्रिकॉशन फॉलोड अगेंस्ट बायो हजार्ड्स इंक्लूडेड। आपको प्रिकॉशन फॉलो करना चाहिए जो भी बायो हजार्ड्स हैं उनके प्रति। पहला ऑप्शन है प्रिवेंशन ऑफ सेल्फ इंजरी ड्यूरिंग द स्पेसिमेन कलेक्शन, बिल्कुल सही बात लिखी है कि जब आप स्पेसिमेन को कलेक्ट कर रहे हो तो अपने को सेल्फ इंजरी से बचाना है। दूसरा है डीकंटामिनेशन ऑफ द लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट रेगुलरली, जो भी इंस्ट्रूमेंट लैब में है उनको डीकंटामिनेट करना है। इम्यूनाइजेशन ऑफ द लेबोरेटरी प्रेजेंस, जितने भी क्रमिक हैं वहां पर उनको क्या करना है, इम्यूनाइजेशन, मतलब कि वहां पर क्या है, उनको जो भी वैक्सीन हो उनको आपको वैक्सीनेट कराना है। तो बिल्कुल सही बात है, ये तीनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे, यानी डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ये आपको बायो हजार्ड्स के प्रति प्रिकॉशन फॉलो करने चाहिए। 21वां क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हेल्प टू कीप ए रीजेंट आर केमिकल ड्राई। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सी ऐसी चीज है जो अभिकर्मक या रसायन को सूखा रखने में मदद रखती है। अंबर की बोतल हो गई, एम्बर बॉटल्स, ठीक, एम्बर की बोतल नहीं, एम्बर्स बोतल, ठीक है। डेसिकेटर्स, टेस्ट ट्यूब या प्लास्टिक बोतल्स। मान लीजिए आपको नहीं आता है, एक दो ऑप्शन आते हैं, आंसर करिए एलिमिनेशन मेथड से। एम्बर जो बॉटल होती है, क्या होता है भैया, इसमें ऐसे केमिकल्स रखे जाते थे, ऐसे रेजेंट रखे जाते थे जो लाइट के प्रति सेंसिटिव थे, लाइट सेंसिटिव रेजेंट को रखा जाता था, ठीक। फिर देखिएगा, फिर कह रहे हैं टेस्ट ट्यूब। भाई टेस्ट ट्यूब में तो टेस्ट लगाते थे, इसका प्रयोग करते थे, यूज करते थे, इसमें तो ऐसा कुछ होता नहीं था। प्लास्टिक बॉटल्स का जनरली प्रयोग करते हैं, इसमें कोई रिजेंट ऐसे जो है जनरली तो प्रयोग करते नहीं जो उसको सूखा कर देंगे। तो तीन ऑप्शन तो मेरे हिसाब से भाई गलत हो गए। बी ऑप्शन बचता है डेसिकेटर्स। तो डेसिकेटर्स क्या होते हैं, डेसिकेटर्स जो है कंटेनर बोलते हैं, ऐसे कंटेनर होते हैं मेरे भाई, ठीक। डेसिकेटर जो ऐसे कंटेनर होते हैं, इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर ड्राइंग एजेंट होते हैं, सुखाने वाले, ठीक, ड्राइंग एजेंट होते हैं। कौन कौन से, जैसे बात करें जो ड्राइंग एजेंट जो होते हैं, इसके अंदर आपको मिल जाएगा सिलिका जेल हो गया, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड हो गया, ये इसके अंदर होता है सिलिका जेल या एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, ठीक। ठीक है, ये इसके अंदर ड्राइंग एजेंट पाए जाते हैं और ये क्या करते हैं, ये जो है रीजेंट को ड्राई होने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। इसका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ऐसे भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। ऑल स्पेशल टाइप ऑफ इन्वेस्टिगेशन यूज, जो भी जितने टाइप के इन्वेस्टिगेशन होते हैं उनमें यूज किया जाता है टाइप 3 रीजेंट ग्रेड वाटर, डिस्टिल वाटर, टाइप 2 रीजेंट ग्रेड वाटर या टाइप 1। हम आपको बता दें जितने भी जो है लेबोरेटरी में आप देखेंगे तो टाइप 1 रीजेंट ग्रेड वाटर यूज करते हैं, क्योंकि ये प्योरेस्ट फॉर्म होता है, ठीक है। कैसा होता है, प्योरेस्ट फॉर्म होता है और इसी का प्रयोग किया जाता है लैब में। तो इसका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन है द रीजेंट यूज इन द एस्टिमेशन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज के एस्टिमेशन में कौन सा रीजेंट प्रयोग किया जाता है। तीन ऑप्शन यहां पर आपके सामने दिए गए हैं, यूरेज रीजेंट, हेक्सोकाइनेज रीजेंट, जैफीज रिएक्शन, नन ऑफ दीज। तो देखो मेरे भाई, जो जैफीज रिएक्शन है इसका प्रयोग किसके लिए करते थे, इसका प्रयोग किया जाता था क्रिटिनिन के लिए। किसके लिए इसका करते थे, इसका प्रयोग करते थे क्रिटिनिन के लिए, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, दूसरा आपके सामने दिया है हेक्सोकाइनेज रीजेंट। हेक्सोकाइनेज रीजेंट का प्रयोग करते थे ग्लूकोज एस्टिमेशन में, ठीक, एस्टिमेशन ऑफ ग्लूकोज के लिए। अगला आप देखेंगे यूरेज रीजेंट। यूरेज रीजेंट भाई मेरे क्या करता था, यूरेज रीजेंट जो है कर देता था, हाइड्रोलाइज कर देता था यूरिया को, ठीक है। ये क्या करता था, हाइड्रोलाइज कर देता था यूरिया को। तो यहां पर ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, यहां पर ऑप्शन हो जाएगा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। आगे चलिएगा, क्वेश्चन है केमिकल विच लिक्विफाई व्हेन द एक्सपोज टू एयर आर कॉल्ड। आपको बताना है कि कौन जो केमिकल्स होते हैं वो लिक्विफाई हो जाते हैं जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आते हैं, उनको क्या कहते हैं, प्राइमरी स्टैंडर्ड, बफर, हाइग्रोस्कोपिक, रीजेंट मिक्सचर। ये भी आप क्वेश्चन एलिमिनेशन मेथड से लगा सकते हैं। देखो मेरे साथ, रीजेंट मिक्सचर का मतलब क्या है कि ऐसा, मतलब दो रीजेंट का मिक्सचर हो, वो क्या होगा, लाइट के एक्सपोजर में आएगा तो लिक्विफाई हो जाएगा। जी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, सोचिएगा अभी, ठीक। बफर, बफर क्या करता था, मेंटेन करता था पीएच को, ठीक है, मेंटेन करता था पीएच को। उसके बाद प्राइमरी स्टैंडर्ड, प्राइमरी स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड आपने देखे होंगे जो भी, तो क्या लिक्विफाई हो जाते थे, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो अब आपके पास कौन सा ऑप्शन बचता है, अब आपके पास बचता है हाइग्रोस्कोपिक। क्या बचता है, हाइग्रोस्कोपिक। ये क्या होता है, हाइग्रोस्कोपिक क्या होता है, हाइग्रोस्कोपिक जो होता है, केमिकल्स होते हैं, ऐसे केमिकल्स होते हैं जो क्या करते हैं, जो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक। क्या करते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक। किससे, इन्वायरमेंट से, ठीक, इन्वायरमेंट से वाटर को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। हाइग्रोस्कोपिक ऐसे केमिकल होते हैं, ठीक है। हाइग्रोस्कोपिक ऐसे केमिकल्स होते हैं जो इन्वायरमेंट से वाटर को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं।
तो इसका सी ऑप्शन मेरे भाई राइट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से भी आप अगर चीजें नहीं आ रही हैं तो आप एलिमिनेशन मेथड से क्वेश्चन कर सकते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीका है जब आप एग्जाम में बैठे हो और क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा हो। ये काम तब करना है जब आप क्वेश्चन जितने आपको आ रहे थे सारे कर चुके हैं, उसके बाद ये एलिमिनेशन मेथड लगा के आप क्वेश्चन करें। ठीक है, आगे चलिएगा। क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिकॉर्ड शुड बी रिटेन इन अ लैबोरेटरी। कौन से चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन से रिकॉर्ड लैब में रखे जाने चाहिए। क्वालिटी कंट्रोल रिकॉर्ड रखा जाना चाहिए, इंस्ट्रूमेंट मेंटेन का रिकॉर्ड होना चाहिए, ब्लड डोनर का रिकॉर्ड होना चाहिए। हाँ मेरे भाई, ये सभी रिकॉर्ड इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें होनी चाहिए। ठीक है, सारी चीजों का रिकॉर्ड लैब के अंदर रखा जाना चाहिए। इसका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। देखिएगा अगला क्वेश्चन है विच सेक्शन ऑफ क्लिनिकल लैबोरेटरी डील्स विद द असेसमेंट ऑफ द डिफरेंट सेल इन द ब्लड। कहने का मतलब यह है कि कौन सा ऐसा सेक्शन है, चार ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, उनमें से जो क्लिनिकल लैबोरेटरी होती है डील करती है किसके साथ में, द असेसमेंट ऑफ द डिफरेंट सेल इन द ब्लड। जो ब्लड में अलग अलग टाइप की डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स हो गए, उनके असेसमेंट में इन चार में से कौन चीज क्या करती है, डील करती है, कौन सा सेक्शन डील करता है। बायोकेमिकल एनालिसिस हो गया, हेमेटोलॉजी हो गया, सीरोलॉजी हो गया, स्पेसिमेन कलेक्शन हो गया। अब देखोगे क्वेश्चन को पढ़ोगे तो ऐसा लगेगा कि भैया बहुत खतरनाक क्वेश्चन पूछ दिया गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा। सीधा सीधा आपसे यही पूछ रहे हैं जो आप सीबीसी करते हैं, मान लीजिए। क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट सेल इन द ब्लड कौन सी होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। इन सभी के बारे में आप कहाँ पढ़ते हैं, ये किसके पार्ट है, ये ब्लड में पाई जाने वाली सेल्स हैं। ठीक है, ये ब्लड का पार्ट है। तो ब्लड की स्टडी कहाँ करते हैं, हेमेटोलॉजी में करते हैं। तो बी ऑप्शन इसका ऐसे ही आप कर सकते हैं देख के, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सीरोलॉजी में आप जानते हैं कि जो सीरम से लगने वाले टेस्ट होते हैं वो सीरोलॉजी में करते हैं। बायोकेमिकल एनालिसिस में जो बायोकेमिस्ट्री में टेस्ट लगते हैं। और उसके बाद स्पेसिमेन कलेक्शन आप जानते हैं, कोई भी स्पेसिमेन है उसको कलेक्ट कराना स्पेसिमेन कलेक्शन कहलाता है। ठीक है, आगे चलिएगा। क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डजंट इंक्लूडेड इन द मेंटेनेंस ऑफ द बायोसेफ्टी कैबिनेट। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा ऐसा जो है ऑप्शन यहां पर डजंट इंक्लूडेड, जो मेंटेनेंस का पार्ट नहीं है। पहले कहते हैं शुड नॉट बी लोडेड विद द अननेसेसरी आइटम। ठीक है, बिल्कुल सही बात यहां पर लिखी है कि जो कैबिनेट होता है उस पर आप अननेसेसरी आइटम नहीं रखेंगे, लोड नहीं बढ़ाएंगे। रेगुलर डीकंटामिनेशन शुड बी डन। हाँ भाई, रेगुलर आपको डीकंटामिनेशन करना है। उसके बाद कह रहे हैं वर्क कैन बी डन नियर द फ्रंट ऑफ द कैबिनेट। इसको भी छोड़ते हैं, नहीं समझ में आ रहा। अगला क्वेश्चन, अगला कह रहे हैं पॉइंट है अवॉइड ब्रिंगिंग हैंड एंड आर्म आउट ऑफ द कैबिनेट व्हाइल वर्किंग। जब आप काम कर रहे हैं तो बार बार उसको हाथ को और आर्म को अंदर बाहर नहीं करेंगे। बिल्कुल सही बात है, आप उसको देखेंगे अंदर बाहर जब आप काम कर रहे होंगे बार बार करेंगे तो जो भी आपका इन्वायरमेंट का बैक्टीरिया है वो अंदर जा सकता है, अंदर के बैक्टीरिया जो भी है डस्ट पार्टिकल वो सब बाहर आ सकता है। ये तरीके यहाँ पर हो सकते हैं। ठीक है, तो इसको देखते हुए यहाँ पर सी ऑप्शन मेरे भाई राइट हो जाएगा। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सी ऑप्शन में क्या है, वर्क कैन बी डन नियर द फ्रंट ऑफ द कैबिनेट। देखो जो भी आपके लेबोरेटरी में इक्विपमेंट रखे हो उनके आप ये नहीं कि एकदम क्लोज कांटेक्ट में रहें और वर्क करें, थोड़ा सा उनसे दूरी बनाकर काम करना है। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन को देख के आपको पता चल रहा होगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ए स्पेसिफिक मॉलिक्यूल दैट बाइंड टू ए रिसेप्टर इज कॉल्ड। ठीक है, आयन कहते हैं, कैरियर कहते हैं, लिगेंड कहते हैं या लिंकर्स कहते हैं। देखो आयन क्या होते हैं, कोई भी चार्ज मॉलिक्यूल, कोई भी कैसा चार्ज मॉलिक्यूल उसको क्या कहते हैं, आयन कहते हैं। ठीक, चार्ज मॉलिक्यूल। अब वो चार्ज है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस पर सिर्फ पॉजिटिव हो सकता है। पॉजिटिव चार्ज है तो उसको कैटायन कहेंगे, निगेटिव चार्ज है तो उसको क्या बोलेंगे, उसको एनायन बोलेंगे। ठीक, ये तो हो गई चार्ज की बात। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कैरियर। कैरियर क्या होते हैं, कैरियर भाई मेरे वे होते हैं जो क्या कराते हैं, ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। ठीक, जो ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं उनको क्या बोलते हैं, उनको कैरियर बोलते हैं। अगली बात, अगली कह रहे हैं लीगेंड। भाई मेरे लीगेंड क्या होते हैं, लीगेंड जो है एक प्रकार के ये स्पेसिफिक मॉलिक्यूल होते हैं जो हम भैया हेल्प करते हैं किसमें, जो रिसेप्टर के साथ बाइंड करते हैं, क्या बोला जाता है, उनको लीगेंड बोला जाता है। ठीक है, तो अटैच टू रिसेप्टर। तो इसका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लिम्फॉइड ऑर्गन। चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कौन सा लिम्फॉइड ऑर्गन नहीं है। तो मेरे भाई देखो, पहला थाइमस, लीवर, बोन मैरो, लिम्फ नोड। यहां से आप ये बात समझ रहे होंगे, जो आपकी थाइमस होती है, जो आपका बोन मैरो है, ये क्या है, ये प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन है। ठीक है, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन है। नीचे आप देखेंगे लिम्फ नोड लिखा हुआ है, लिम्फ नोड कैसा है, ये सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन है। ठीक, ये सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन है। उसके बाद बात करते हैं, ऑप्शन देखिएगा बी बचता है, यही आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। लीवर कोई लिम्फॉइड ऑर्गन नहीं है। ठीक है, आगे चलिएगा। क्वेश्चन है हार्मोन सिक्रीटेड बाय द इंटीरियर पिट्यूटरी डजंट इंक्लूडेड इन। मतलब यहां पर चार ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने, चार हार्मोन लिखे गए हैं, इनमें से आपको बताना है कोई एक ऐसा हार्मोन है जो इंटीरियर पिट्यूटरी से नहीं निकलता है।
तो उसके लिए भाई मेरे देखो यहाँ पर एक निमोनिक्स है, याद कर सकते हो फ्लैट पिग नाम से, ठीक है। यहाँ पर सारे हार्मोन लिखे हुए हैं, FSH, LH, ACTH, TSH, PRL, GH। यहाँ से आप ये याद कर सकते हैं, ये सारे इंटीरियर पिट्यूटरी से निकलते हैं। इधर देखेंगे पोस्टीरियर पिट्यूटरी की बात करते हैं तो अपना ADH हो गया और ऑक्सीटोसिन हो गया, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलते हैं, ठीक है। तो यहां पर इस क्वेश्चन में आप आएंगे तो देखेंगे कि ये जो आपका गोनाडोट्रोपिन्स हो गया, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हो गया और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो गया, ये तीनों क्या है, ये अपने तीनों जो है किससे निकलते हैं, ये इंटीरियर पिट्यूटरी से निकलते हैं। बचा हुआ आपका जो है पैराथार्मोन, ये जो है इंटीरियर पिट्यूटरी से नहीं निकलता है, इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 31 पर। CSF सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड फ्लो थ्रू द, अब देखो ये अपना फिजियोलॉजी का क्वेश्चन है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी जब आप पढ़ेंगे ब्रेन की, वहां से ये क्वेश्चन पूछा गया है कि CSF किस कैविटी में बहता है। 2 मिनट आप दीजिएगा। अब इस क्वेश्चन से आप अंदाजा लगा पाएंगे कि किस लेवल के तरीके की हम आपको एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पढ़ा सकते हैं, समझा सकते हैं, ठीक है। बात यह है मेरे भाई, जब कोई चीज को आप 10 से 15 बार पढ़ लेते हैं, उन चीजों को समझ लेते हैं, ठीक है, तो आपको ऑटोमेटिक चीजें समझ में आने लगती हैं कि क्या है, कि कैसे इसको बताना है, कैसे इसको एक्सप्लेन करना है। अगर हम यहाँ पर आपको चीजें एक्सप्लेन कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम आए और डायरेक्ट ये चीजों को आपको बता दिया होगा, ऐसा नहीं है। वो चीजों हमने 4 से 5 बार पढ़ी होगी, समझ में आई होंगी, तभी हम आपको ये तरीका जो होता है एक्सप्लेन करने का एक बार में नहीं आता, ठीक है। तो अभी जब आप देखेंगे इससे आप समझ पाएंगे। जिन बच्चों ने जिन भाई लोगों ने मेरी जो है वहां पर आप क्लास देखेंगे, एक क्लास 2 या 2.5 घंटे की करा रखी है ह्यूमन एनाटॉमी में, फिजियोलॉजी में, पहला डाइजेशन का, दूसरा रिस्पायरेशन का, तीसरा हमने हार्ट का कराया और चौथा अपना ब्लड उसी में करा दिया था, और उसके साथ साथ हमने उसमें जो है बोन करा दिया था। तो अगर आप वो क्लास देखे होंगे तो आप अंदाजा लगा पाए होंगे कि हाँ, ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को इतने इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ा जा सकता है। जैसे जो मैथ का भी बच्चा है ना, वो भी समझ जाएगा। ये क्वेश्चन देखो, जो CSF है वो आपका फ्लो करता है कहाँ, सब ड्यूरल स्पेस, पिया मैटर, सब एरेक्नॉइड, नन ऑफ एबव, ठीक, ये लिखा हुआ है। समझो बात को, ठीक, कोई देर नहीं होगी, आप बिल्कुल ध्यान से इस बात को समझिएगा, ठीक। कुछ इस तरीके के आपका ब्रेन रहेगा, ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करेंगे, कुछ इस तरीके के आपका ब्रेन होगा, ठीक, ठीक है। अब हमारा बहुत ही नाजुक अंग है, सेंसिटिव अंग है, तो इसको भगवान ने बहुत ही सुरक्षा में रखा है, ठीक है। भगवान ने 3 लेयर बनाई है। भगवान ने कितनी सुरक्षा में 3 लेयर बनाई है, 1, 2 और 3। इन 3 लेयर जो होती है इनको बोलते हैं मेनिंजीज। क्या बोला जाता है, मेनिंजीज बोला जाता है, ठीक है। पहली होती है उसको बोलते हैं ड्यूरामेटर, दूसरी होती है उसको बोलते हैं अरेक्नॉइड मैटर, तीसरी होती है जिसको बोलते हैं पायामेटर, ठीक। ये हो गई 3 लेयर। अब आप यहां पर देखेंगे, हमने जिस सीक्वेंस में आपको बताया है आप उसी सीक्वेंस में याद रखेंगे। बोलेंगे भाई इसको याद हम कैसे रखेंगे, ऐसे याद रखोगे, खेत में खाद डाली जाती है और एक खाद आती है, उसका नाम क्या होता है, DAP। उसका नाम क्या होता है, DAP होता है। आपको याद हो गया तुरंत, D से ड्यूरामेटर, A से एरेक्नॉइड मैटर, P से पेयामेटर। और हमने क्या बताया कि आप इसी सीक्वेंस में याद रखेंगे इनको। अब देखिएगा, ये हमारा ब्रेन है और हमने ब्रेन पे बताया 3 लेयर होती है, ड्यूरामेटर, एरेक्नॉइड मैटर, पेयामेटर। तो यहां पर हमने क्या है, सबसे पहले एक लेयर आती है ब्रेन को जो सुरक्षा प्रदान करती है, जो सबसे अंदर होती है, इसको बोलते हैं पेयामेटर। फिर उसके ऊपर एक लेयर आती है, उसको बोलते हैं एरेक्नॉइड मैटर, और सबसे बाहर आती है जिसको बोलते हैं ड्यूरामेटर। अभी हमने दूर दूर बनाया ताकि आप इस चीज को समझ पाए, ठीक है, ठीक, समझ गए। चलो इनका नाम भी लिख देते हैं। पहली है, ये जो पहली होगी ये होगी पायामेटर, ठीक। दूसरी है ये है एरेक्नॉइड मैटर, और ये तीसरी जो बाहर है ये है ड्यूरामेटर, ठीक, ठीक है। अब समझो, ड्यूरामेटर और एरेक्नॉइड मैटर के बीच में जो स्पेस है, समझना, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कोई। ड्यूरामेटर और पेयामेटर और एरेक्नॉइड मैटर के बीच में ये जो आपको स्पेस दिख रहा है, तो इसको बोलते हैं सब एरेक्नॉइड स्पेस। देखो ये हमारी पेयामेटर हो गई, ये हमारी एरेक्नॉइड हो गई, तो इसके बीच में, तो पहले आप कहें बाहर से देखो, बाहर से कौन दिख रहा है, बाहर से देखोगे तो पहले सबसे पहले ड्यूरामेटर, ड्यूरामेटर के बाद में ये एक स्पेस आता है। अभी सुनना, देखो ड्यूरामेटर के बाद एक ये स्पेस आता है, इस स्पेस को बोलते हैं सब ड्यूरल स्पेस। क्या बोलते हैं, सब ड्यूरल स्पेस। अभी सुनो, ठीक। अब उसके बाद कौन सी लेयर आती है, एरेक्नॉइड आती है। एरेक्नॉइड के बाद में पायामेटर आती है। एरेक्नॉइड और पायामीटर के बीच में जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं सब एरेक्नॉइड स्पेस। उसको क्या बोलते हैं, सब एरेक्नॉइड स्पेस, ठीक। क्या बोलते हैं,
सब एरेक्नॉइड स्पेस बोलते हैं। अभी यहां पर यही कंफ्यूजन हो जाता है जैसे आपको कि आप लोग ये भूल जाते होंगे या गड़बड़ हो जाता होगा। अभी तो आपने पढ़ लिया, समझ गया, याद हो गया, तो आप सोचेंगे कि यार भाई क्या एरेक्नॉइड मैटर था कि सब ड्यूरल स्पेस था, ये भूल जा रहे होंगे। हमने क्या बताया, ड्यूरा मैटर, अरेक्नॉइड मैटर, पाया मैटर याद रखेंगे डीएपी से, और ऐसे ही याद रखो ड्यूरा मैटर बाहर से चलेंगे अंदर की ओर, ड्यूरा मैटर और अरेक्नॉइड मैटर के बीच में कौन सा स्पेस होगा उसको बोलेंगे सब ड्यूरल स्पेस। ठीक, लेयर कौन है सबसे बाहर, ड्यूरा मैटर। उसके बाद में एरेक्नॉइड और पिया के बीच में कौन सा होगा, इसको बोलेंगे सब एरेक्नॉइड स्पेस। क्यों ना रहा, पहले कौन है, एरेक्नॉइड है, तो इसके बीच में जो स्पेस होगा इसको बोलेंगे सब एरेक्नॉइड स्पेस। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में, मेरे भाई, अब इन दोनों के बीच में क्या होता है, देखो, अब इन दोनों के बीच में जो फ्लूइड होता है, ये जो आप देखेंगे, ये जो फ्लूइड होता है, ये होता है सीएसएफ, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। किसके बीच में बहता है, ये बहता है सब एरेक्नॉइड स्पेस के बीच में। ठीक है, सब एरेक्नॉइड स्पेस के बीच में क्या होता है, ये फ्लूइड बहता है। बोलो भाई, समझ में आया? ये चीज आप कभी नहीं भूलेंगे कि कौन सा क्या स्पेस है, आप भूल जाएंगे अगर अंदर से ब्रेन की तरफ से बाहर की ओर जाएंगे, भूल जाएंगे, कंफ्यूजन हो जाएगी, कौन ड्यूरल था कौन अरेक्नॉइड था, अब इसको अरेक्नॉइड क्यों कह रहे हैं, पाया क्यों कह रहे हैं, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रखना है। एक लाइन ये याद रखनी है कि डीएपी क्या होता है, यानी मेनिंजीज होती हैं, 3 लेयर होती है, ड्यूरा मैटर, अरेक्नॉइड मैटर, पाया मैटर। बाहर से अंदर की ओर चलेंगे, ड्यूरा, अरेक्नॉइड, पाया। ड्यूरा और अरेक्नॉइड के बीच में जो स्पेस होगा सब ड्यूरल स्पेस बोलेंगे। अरेक्नॉइड और पाया मैटर के बीच में जो स्पेस होगा उसको सब अरेक्नॉइड स्पेस बोलेंगे। ठीक है, और सब एरेक्नॉइड स्पेस में ही क्या होता है, सीएसएफ फ्लो करता है। बोलो भाई, समझ में आया कि नहीं आया? कभी नहीं भूलोगे आप भाई, अगर मेरी बात ये याद रखना, इसको आपने सुन लिया, एक बार कॉपी में नोट कर लिया, तो आपकी चीजें डल हो सकती हैं, लेकिन जैसे ही आप कॉपी खोलेंगे, इस चीज को जैसे ही एक बार देखेंगे, सारा कुछ आपको याद हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिएगा। क्वेश्चन है द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द मसल सेल इज नोन एज। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। इस क्वेश्चन को भी मेरे भाई एलिमिनेशन मेथड से आप करो। ठीक, हमको नहीं आता है मान लीजिए। देखो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम का देखो, हमने बताया, नाम से समझो, पेरी का मतलब क्या था, चारों ओर, पेरी का मतलब क्या था, चारों ओर, और कार्डिया का मतलब क्या था, हार्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डिया का मतलब क्या था, हार्ट। हार्ट के चारों ओर जो झिल्ली पाई जाती है उसको क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं पेरिकार्डियम। ठीक, जो हमारा हार्ट जिस झिल्ली से बंद रहता है, घिरा रहता है, उसको बोलते हैं पेरिकार्डियम। ठीक है, ठीक, फिर लिखा हुआ है प्लूरल मेम्ब्रेन। प्लूरल मेम्ब्रेन क्या होती है, आपने देखा सुना होगा, रिस्पायरेशन जब चैप्टर मैंने पढ़ाया है वहां वाली क्लास में आपने देखा होगा, ये हमारे जो लंग्स होते थे इनके बाहर झिल्ली रहती थी, और ये जो झिल्ली घिरी रहती थी इसी को क्या बोलते थे, यही झिल्ली कौन सी होती थी, ये झिल्ली होती थी प्लूरल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये झिल्ली क्या होती थी, प्लूरल मेम्ब्रेन बोलते थे। अब यहां पर लिखा हुआ है डायफ्राम। क्या लिखा हुआ है, डायफ्राम लिखा हुआ है। डायफ्राम क्या होता था, डायफ्राम क्या होता था, देखो हमारी बॉडी में 2 कैविटी होती हैं, एक कौन सी होती है, एक थोरेसिक कैविटी होती है और एक एब्डोमेन कैविटी होती है। ये क्या है, ये थोरेसिक कैविटी है, क्या है, थोरेसिक कैविटी है। नीचे वाली जो आप देख रहे हैं ये एब्डोमेन कैविटी है, मतलब इसमें हमारा पेट है, इसमें हमारी इंटेस्टाइन है। ठीक, ये एब्डोमेन कैविटी है, और एब्डोमेन कैविटी को हिंदी में कहते हैं उदर गुहा। ठीक, थोरेसिक को कहते हैं वक्ष गुहा। ठीक, जो हमारी थोरेसिक कैविटी होती है उसके अंदर हमारे नाजुक अंग रखे रहते हैं, कैसे नाजुक अंग रखे रहते हैं, और अब जो हमारा ये उदर गुहा होता है, एब्डोमिनल कैविटी होती है, उसमें कैसे होते हैं अंग, ये हमारा स्टमक इंटेस्टाइन होता है। ये आप बीच में देखेंगे जो थोरेसिक कैविटी और एब्डोमेन कैविटी को डिवाइड करता है, अलग करता है, वही क्या है, डायफ्राम है, वही क्या है, डायाफ्राम है। बचता क्या है, सी ऑप्शन, आप क्या कहेंगे, सी ऑप्शन हो जाएगा मेरा राइट, सार्कोलेमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जो मसल की जो है मेम्ब्रेन होती है उसको सार्कोलेमा बोला जाता है। अब यहां पर देख भी सकते हैं आप, ठीक, ये एक जो है मसल है मान लीजिए, इसके अंदर बहुत सारे मसल फाइबर हैं। ठीक, और ये सारे मसल फाइबर ये देखेंगे, जो ये झिल्ली है इसी को क्या कहते हैं, इसी को मेरे भाई बोला जाता है सार्कोलेमा। ठीक, सारे जिससे बंद रहते हैं, ढके रहते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को सार्कोलेमा बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है मसल सेल की। सी ऑप्शन राइट हो जाए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेनिंग मेथड ओनली मेथिलीन ब्लू आर द कार्बल फिशियन इज यूज्ड। इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा ऐसा स्टेनिंग मेथड है जिसमें केवल मेथिलीन ब्लू या फिर कार्बल फिशियन यूज किया जाता हो। 4 ऑप्शन पढ़ते हैं और शुरू करते हैं। पहला यहां पर दिया है सुप्रावाइटल स्टेन। सुप्रावाइटल स्टेन में क्या प्रयोग करते हैं, सुप्रावाइटल स्टेन में न्यू मेथाइलिन ब्लू या फिर क्या होता है इसमें, ब्रिलियंट क्रिसाइल ब्लू। ठीक, या तो ये प्रयोग करते हैं,
उसके बाद कह रहे हैं सिंपल स्टेनिंग, चलिए नहीं पता इसके बारे में। लीसमैन स्टेनिंग की ओर जाते हैं। भाई लीसमैन स्टेनिंग में क्या होता था, लीसमैन सोल्यूशन यूज होता था, ठीक, लीसमैन पाउडर बनाते थे उससे। पास स्टेन में क्या होता है, पास स्टेन में कौन सा प्रयोग करते हैं, सिफ रीजेंट होता है पास में, सिफ रीजेंट होता है, ठीक, सिफ रीजेंट होता है। अब यहां से आप देखेंगे, अब यहां से आप देखेंगे कौन सा ऑप्शन आपके सामने बच रहा है, बी ऑप्शन बच रहा है कि जो सिंपल स्टेनिंग होगी। आप जब क्वेश्चन नहीं आते हैं, आपको जब क्वेश्चन नहीं समझ में आए तो आप ये एलिमिनेशन मेथड लगाकर क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। ये तब आपको करना है जब आपका टाइम बच जाए, जब आपके सारे क्वेश्चन निकल जाएं, उसके बाद में जब आपका समय बच जाए तब आप ये काम करिए, जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको एलिमिनेशन मेथड से करके देखिए कि आपका आंसर आ जा रहा है तो आप उसको फटाक से लगाइए। द मेथड यूज फॉर द मेजर द रेट ऑफ रिएक्शन इज, रेट ऑफ रिएक्शन पता करनी है तो वो मेथड क्या होता है, तो आप जानते हैं कि जैसे जैसे रीजेंट खत्म होता है और वैसे वैसे क्या होता है, जैसे जैसे रीजेंट खत्म होगा वैसे वैसे प्रोडक्ट का फॉर्म होगा, तो इसी को कहते हैं, ये क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन होता है, और ये काइनेटिक मेथड होता है। कौन सा मेथड होता है, काइनेटिक मेथड होता है। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चलिएगा, कह रहे हैं नेम द ग्राफ सो इन द इमेज। क्वेश्चन में आप देखेंगे कि एक ग्राफ दिखाया गया, ये वाला ग्राफ आया था, इसका आपको नाम बताना था। एलजे चार्ट दिया है, एक्यूरेसी चार्ट दिया है, एक्यूरेसी के बाद में प्रिसीजन चार्ट दिया है, या फिर स्टैंडर्डाइजेशन चार्ट दिया है। तो देखो जो डी ऑप्शन आपके सामने लिखा हुआ है, ये स्टैंडर्डाइजेशन चार्ट, ये यहां पर बना हुआ है स्टैंडर्डाइजेशन चार्ट, ठीक है, इसको कहते हैं। उसके बाद में देखो ये आया था, हो सकता है अब ये आ जाए क्योंकि यहां पर ऑप्शन दिए हुए हैं। तो आप पहला जो आप देखेंगे तो ये है एलजे, ये एलजे चार्ट है, हम इसको जो है एक बार आपको क्लास में करा चुके हैं, ठीक है। उसके बाद में एक्यूरेसी चार्ट देखेंगे तो ये आपको दिख जाएगा एक्यूरेसी, और उसके बाद प्रिसीजन देखेंगे तो ये आपका हो गया प्रिसीजन चार्ट, ठीक है। आगे चलिएगा क्वेश्चन पर, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो गया, इसमें डी ऑप्शन आपका राइट हो गया है। भाई मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ईएसआर इक्विपमेंट इज नोन एज, जो ईएसआर इक्विपमेंट है वो क्या होता है आपको बताना है, कौन होता है। चार ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, आप देख के ही बता देंगे कि वेस्टर्न जो ट्यूब होती है वो ईएसआर के लिए करते हैं, साइली ट्यूब जो होती है वो एचबी के लिए करते हैं, सेंट्रीफ्यूज आप जानते हैं कि सेंट्रीफ्यूज मशीन होती है, ठीक, उसमें सेंट्रीफ्यूज करते हैं, वैक्यूटेनर आप जानते हैं कि वायल होती है, इसमें अलग अलग जो है अपनी जो भी आपको टेस्ट लगाने रहते हैं वो आप सैंपल ले सकते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डजंट इंक्लूडेड क्राइटेरिया फॉर द ब्लड डोनर्स। यहां पर चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, जो यहां पर क्राइटेरिया दिया गया है कि अगर आपको किसी को डोनर से ब्लड को लेना है, डोनर का सिलेक्शन आप कैसे करेंगे, चार ऑप्शन में से बताना है कि कोई एक ऑप्शन गलत है। पढ़ते हैं क्वेश्चन को। ऑप्शन दिया है एज बिटवीन 18 से 50 साल, यानी 18 से 50 साल के बीच में एज होनी चाहिए, हाँ भाई, तो आप ब्लड ले सकते हैं। HB मोर देन 12.5%, हाँ मेरे भाई, जो हीमोग्लोबिन है वो 12.5 से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। मंथली ब्लड डोनेशन अलाउड, नहीं भाई, मंथली ब्लड डोनेशन अलाउड नहीं होता है। 3 मंथ के बाद, मिनिमम 3 मंथ के बाद में आप क्या कर सकते हैं, आप जो है ब्लड डोनेट कर सकते हैं। उसके बाद वेट लिखा हुआ है मोर देन 50 kg, हाँ 50 kg, 45 kg लिखा हुआ है, वैसे तो 50 kg जो है मिनिमम वेट होना चाहिए, अधिक होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें देखेंगे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यही पूछा है कि डजंट इंक्लूडेड, ठीक, कौन सा क्राइटेरिया नहीं है, ठीक, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डजंट इंक्लूडेड ब्लड बैंक रजिस्टर। फिर वही चीज आपके सामने आ गई है, डजंट इंक्लूडेड ब्लड बैंक रजिस्टर, ठीक। पढ़ते हैं ऑप्शन को। डोनर रजिस्टर, हाँ भाई होता है, स्टॉक रजिस्टर होता है, मेल एंड फीमेल रजिस्टर नहीं समझ में आ रहा है, इशू रजिस्टर हाँ समझ में आ रहा है। तो ये 3 रजिस्टर तो होते हैं, मेल एंड फीमेल अलग अलग रजिस्टर नहीं होते, ये ऑड लग रहा है, आप देख सकते हैं। तो इसका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चन 2019 के पूछे हुए हैं। आप मेरे भाई यहां तक अगर क्लास में बने हुए हैं, बहुत अच्छी बात है, आप इस क्लास को करके जाइए। देख रहे होंगे कि हम बिल्कुल भी यहाँ पर कोई भी बातचीत नहीं कर रहे हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन को कर रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, ताकि आपका समय ना खराब हो, आप चीजों को कम समय में अच्छी तरीके से समझ पाए। अगर कोई भी आपका क्वेश्चन आ जाए तो उसको आप आसानी से निकाल लें, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनल्स वर्क फॉर अ ब्लड बैंक, कौन कौन भैया जो है ब्लड बैंक में काम करते हैं, ये आपको बताना है। मेडिकल ऑफिसर, टेक्नीशियन, नर्स या ऑल ऑफ द अबव। इसमें क्या बताने की जरूरत है भाई, मेडिकल ऑफिसर भी काम करते हैं, टेक्नीशियन भी होते हैं, वहां पर नर्स भी होती हैं, ठीक है। उसके बाद में ऑल ऑफ द अबव आपके सामने लिखा है, तो भैया ये सभी लोग होते हैं। डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं। RH टाइपिंग इज बेस्ड ऑन द डी एंटीजन प्रेजेंट इन, हमने आपको बताया है ये सब क्या, जो भी हमारी देखेंगे कि आपकी आरबीसी होती है, आपकी आरबीसी होती है, इस पर क्या होता है, इस पर एंटीजन प्रेजेंट होता है। अगर RH एंटीजन प्रेजेंट है तो इसको क्या कहते थे, RH पॉजिटिव। अगर आरबीसी पर RH एंटीजन नहीं प्रेजेंट था तो इसको क्या कहते थे, RH निगेटिव बोलते थे। साफ साफ बात लिखी हुई है, ये किस चीज पर था, ये आरबीसी पर देख रहे थे। ब्लड ग्रुपिंग में किस पर देखते थे, आरबीसी पर देखते थे। तो इसका बी ऑप्शन मेरे भाई क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इसमें कुछ सोचना नहीं है, विचार नहीं करना है। फिंगर प्रिक इज यूज टू डिटरमाइन, जो फिंगर प्रिक है करते हैं उससे क्या डिटरमाइन किया जा सकता है, कौन सा टेस्ट कर सकते हैं, ब्लीडिंग टाइम, प्रोथ्रम्बिन टाइम, एपीटीटी, नन ऑफ द अबव।
आपने हेमेटोलॉजी की मेरी क्लास की होगी, वहां पर हमने एक ट्रिक भी बताई है आपको। आप हमें बताइए कि जो ब्लीडिंग टाइम होता है उसके लिए कौन कौन से टेस्ट करते हैं। एक हमने याद रखने की ट्रिक बताई थी, FBI। क्या बताया था? FBI बताया था याद रखने के लिए। तो हमने कहा था बी आप भूल जाना, आप याद कर लेना FDI। क्या याद कर लेना? FDI याद कर लेना। और उसके बाद हमने बता दिया था ये आपके क्या है, ये सारे आपके ब्लीडिंग टाइम में टेस्ट कौन कौन से होते हैं। एक तो फिंगर टिप होता है, ठीक, फिंगर टिप से जो है करते हैं। दूसरा होता था ड्यूक मेथड। क्या होता था? ड्यूक मेथड होता था। और तीसरा आपका क्या होता था ब्लीडिंग टाइम के लिए? आईवीज मेथड, ठीक, आईवी मेथड होता था, ठीक। तो इसका ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे भाई? राइट हो जाएगा। यहां से आप ये भी समझ गए जो ब्लीडिंग टाइम के लिए ये करते हैं। क्लॉटिंग टाइम के लिए कौन करते हैं बताएंगे जरा आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा मेरे भाई कि क्लॉटिंग टाइम के लिए कौन से आप टेस्ट करते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलिए भाई। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द पेरेंट सेल ऑफ द प्लेटलेट्स। मतलब ये पूछा जा रहा है कि जो है प्लेटलेट्स की उत्पत्ति कहां से होती है, प्लेटलेट्स की मम्मी कौन सी है, ठीक। ग्रैनुलोसाइट, लिम्फोब्लास्ट, मेगाकैरियोसाइट या इरिथ्रोब्लास्ट। तो देखो हमने ये बात आपको बताई है कि जितनी भी सारी सेल्स होती हैं उनका जो है फॉर्मेशन कहां होता है, ये हमारी बोन होती है, लॉन्ग बोन। उसी के अंदर क्या होता है? रेड बोन मैरो होता है। और ये बोन मैरो होती है, इसी के अंदर फॉर्मेशन होता है आरबीसी का, डब्ल्यूबीसी का और प्लेटलेट्स का, ठीक है। इन बोन मैरो के अंदर आप जानते हैं सबसे पहले क्या है? माइलॉइड स्टेम सेल होंगी, माइलॉइड स्टेम सेल होंगी, ठीक। इन माइलॉइड स्टेम सेल से फिर कौन आता है? मेगा कैरियोब्लास्ट, ठीक, मेगा कैरियोब्लास्ट। फिर उसके बाद में ये किस में बदलती हैं? फिर ये बदलती है मेगा कैरियोसाइट में, ठीक, मेगा कैरियोसाइट में। मेगा कैरियोसाइट जो है आगे, जब मेगा कैरियोब्लास्ट किस में बदल जाती है? ब्लास्ट का मतलब क्या होता है? ये उत्पत्ति करने वाली। मेगा कैरियोब्लास्ट जो है बदल जाती है मेगा कैरियोसाइट में। और इन्हीं मेगा कैरियोसाइट के जो फ्रेगमेंट्स होते हैं, ठीक, फ्रेगमेंट्स होते हैं, वो क्या बनते हैं? वही बनती हैं प्लेटलेट्स। क्या बनती हैं? प्लेटलेट्स बनती हैं। यहां पर आप देखेंगे इनके फ्रेगमेंट्स होते हैं। ये बात आप ध्यान रखें कि मेगा कैरियोसाइट के फ्रेगमेंट्स होते हैं, ठीक, ठीक है, फ्रेगमेंट्स होते हैं प्लेटलेट्स। तो यहां पर आप देखिए क्या ऑप्शन दिया हुआ है, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, मेगा कैरियोसाइट्स, ठीक। आगे चलिएगा। क्वेश्चन है द नॉर्मल लेवल ऑफ टोटल प्रोटीन प्रेजेंट इन द सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। सीएसएफ में नॉर्मल वैल्यू क्या है प्रोटीन की? तो देखो मेरे भाई 25 से 80 mg पर डीएल, 50 से 60, 100 से 120 और फिर आगे दिया हुआ है 90 से 110। तो मेरे भाई आप देखेंगे कि mg पर डीएल आपको मिल जाएगा लिखा हुआ, ठीक है। ऑप्शन में आप देखें कहां पर दिख रहा है, लाइक कर रहा है ये 15 से 45, ठीक, 15 से 45 लिखा हुआ है। 15 से 50 mg पर डीएल आपको नॉर्मल मिल जाएगा सीएसएफ में प्रोटीन, ठीक। तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन है द एसिड हिमैटिन मेथड ऑफ एस्टिमेशन ऑफ हीमोग्लोबिन इज आल्सो नोन एज। आप जानते हैं कि कितनी बार मैंने बताया है जो हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन का मेथड होता था, हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन का मेथड होता था कौन सा? हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन का मेथड होता था एक साहेली, ठीक, साइलीज मेथड होता था, ठीक है। इस साहेली मेथड में क्या होता है? HB होता है, ठीक। HB किसके साथ में रिएक्शन करता है? यही प्रिंसिपल होता है। हीमोग्लोबिन जब HCl के साथ में रिएक्ट करता है तो फॉर्मेशन होता है किसका? एसिड हिमैटिन का। किसका? एसिड हिमैटिन का फॉर्मेशन होता है। यही यहां पर आपसे पूछा गया था। कैलोरीमेट्रिक मेथड, कैलोरीमेट्रिक मेथड, ऑटोमेटेड मेथड, साइली मेथड, नन ऑफ द अबव। तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा राइट, साइली मेथड होता है। ऑटोमेटेड मेथड में आप जानते हैं कुछ नहीं करना होता है। कैलोरीमेट्रिक मेथड में आप जानते हैं कि क्या है, कैलोरीमेट्री का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन ऑफ द हीमोपोएटिक सेल इज कॉल्ड। कह रहे हैं जो हीमोपोएटिक कोशिकाओं में असामान्य प्रसार को क्या कहते हैं? मतलब बहुत ही ज्यादा जो है क्या हो जाए, ग्रोथ हो जाए, बढ़ जाए। पैनसाइटोपिनिया बोलते हैं, ल्यूकीमिया बोलते हैं, एनीमिया बोलते हैं। पहले चारों ऑप्शन को पढ़ो। मान लो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया, ठीक, क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया, समझ में तो आ गया हीमोपोएटिक सेल की एबनॉर्मल क्या है, ग्रोथ हो रही है। एनीमिया में क्या होता है? एनीमिया में तो खून की कमी होती है, यानी आरबीसी आपकी क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। ल्यूकीमिया में क्या होता है? ल्यूकीमिया क्या होता है? ल्यूकीमिया एक प्रकार का ब्लड कैंसर जिसको कहते हैं, ब्लड कैंसर हो गया। तो इसमें क्या होता है, सेल्स की संख्या बहुत बढ़ जाती है। क्या होती है? बहुत ही ज्यादा हो जाती है। पैनसाइटोपिनिया का मतलब क्या है? पैनसाइटोपिनिया का मतलब है, पीनिया जिस भी वर्ड के लास्ट में लग जाएगा उसका मतलब क्या है, कमी। और पैनसाइटोपिनिया का मतलब होता है चाहे वो मेरी भाई आरबीसी हो, चाहे वो डब्ल्यूबीसी हो और चाहे वो प्लेटलेट्स हो, इन सभी में जब सेल्स में कमी आ जाए तो इसी को बोलते हैं पैनसाइटोपिनिया।
इसको क्या बोलते हैं, पैनसाइटोपिनिया बोलते हैं। तो एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन ऑफ द हीमोपोएटिक सेल इज कॉल्ड क्या कहेंगे, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ल्यूकीमिया बोलेंगे। बोलो मेरे भाई, समझ में आया कि नहीं, बी ऑप्शन इसका राइट हो गया। कोई इसमें आपको लग रहा है कि कोई हम तीर मार रहे हैं, कुछ याद करके आए हैं या हमको सब याद होना चाहिए तभी क्वेश्चन निकलेंगे, नहीं मेरे भाई, बस आप क्वेश्चन देखेंगे और आपका क्वेश्चन हो जाएगा, ये तरीका होता है। सैंपल यूज्ड फॉर द प्लेटलेट काउंटिंग इज सीरम, प्लाज्मा, सिट्रेटेड ब्लड, ईडीटीए ब्लड। आप यहां पर देखेंगे कि आपको सीरम से क्या भैया प्लेटलेट काउंट करते हैं, नहीं करते हैं, प्लाज्मा से करते हैं, नहीं करते हैं, दो ऑप्शन आपको दिखेंगे। लेकिन मेनली आप देखते हैं कि सीबीसी के लिए कौन सा सैंपल प्रेफर करते हैं, सीबीसी के लिए ईडीटीए करते हैं, ठीक, सीबीसी के लिए आपने देखा हुआ ईडीटीए ब्लड का प्रयोग करते हैं, जनरली आप देखे होंगे सिट्रेट के लिए नहीं करते हैं। तो इसका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन मेरे भाई राइट हो जाएगा, ईडीटीए ब्लड, ठीक। क्वेश्चन है माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ द यूरिन इज डन टू फाइंड आउट। ये क्वेश्चन गलत हो जाता है आप लोगों का। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन इज डन टू फाइंड आउट, क्या करने के लिए, आरबीसी, पस सेल, कास्ट या ऑल ऑफ द एबोव, ठीक। तो भैया माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में आप देखते हैं यूरिन का जब माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन किया जाता है तो उसमें आरबीसी भी देखते हैं, उसमें पस सेल भी देखते हैं, उसमें कास्ट भी देखते हैं। तो इस हिसाब से देखेंगे तो इसका डी ऑप्शन मेरे भाई क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ये सारी चीजें देखते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर आइए, कहते हैं नॉर्मल रेंज ऑफ पीसीवी। पीसीवी का नॉर्मल रेंज क्या होता है, पीसीवी को बोलते हैं पैक्ड सेल वॉल्यूम। इसका नॉर्मल रेंज क्या होता है, 25 से जो है 30% होता है, 20 से 25% होता है, या 45 से 65, या फिर 35 से 48% होता है। तो देखो मेरे भाई, मेल की बात करते हैं, मेल में बात करें तो 45 से क्या होता है 50, ठीक, 45 से 50 होता है, ठीक। फीमेल की बात करें यही 38 से मान लेंगे 48 या फिर 45, ठीक, 38 से 45% ये होता है। अब देख लीजिए नॉर्मल रेंज ऑफ पैक्ड सेल वॉल्यूम पूछा है तो 45 से 65% यहां पर लगा देंगे ऑप्शन को देखते हुए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन कह रहा है नॉर्मल लेवल ऑफ द रेटिकुलोसाइट इन एडल्ट। हमने 10 बार इस चीज को बताया है कि जो आपकी आरसी होती है नॉर्मल वैल्यू की बात करें तो 0.5 से लेकर 2.5% होती है। अगर इन्फेंट में बात करें, बच्चों में बात करते हैं, बच्चों में कितनी होती है, 2 से 6%, 2 to 6%। 10 बार ये चीज बता चुका हूं। तो इसका बी ऑप्शन मेरे भाई क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है जो सीएसएफ होता है वो कलेक्ट किसके द्वारा किया जाता है, लैब टेक्नीशियन के द्वारा करते हैं। लैब टेक्नीशियन सीएसएफ निकालता है क्या, नहीं भाई, फिजिशियन निकालता है, हाँ, क्योंकि उसको बहुत अच्छे से एनाटॉमी आती है, उसको सिखाई जाती है ये चीज, उसको जो है 5 साल उसने एमबीबीएस किया होता है, फिर उसके बाद प्रैक्टिस करता है, फिर ये सारी चीजें उसके बाद फिजिशियन ही इसको निकालता है, क्योंकि क्या है, उसने इस चीज की ट्रेनिंग ले रखी है। स्टाफ नर्स नहीं मेरे भाई, वार्ड बॉय ये तो बिल्कुल नहीं, ठीक। तो इसका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सभी ऑप्शन देखो, सब ऑप्शन जब क्वेश्चन में आप या तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन देखा और 1 सेकंड में आपने टिक कर दिया कि बी ऑप्शन इसका राइट हो गया, आपको पता है तब तो ये करेंगे। अगर आपको नहीं पता है तो आप फटाक से दो को गलत करेंगे कि हाँ ये दो तो हो ही नहीं सकते, फिर बचे हुए दो में फिर अपना कॉमन सेंस लगाएंगे कि क्या सही हो सकता है। आपका इस तरीके से भी क्वेश्चन निकल जाता है। देखो जब चीजें, ऐसा नहीं है कि सब चीज आप याद कर पाएंगे, कोई आपका कंप्यूटर नहीं है दिमाग की सबने आप सब डाटा स्टोर कर लिया, नहीं, जब आप प्रैक्टिस करते रहते हैं करते रहते हैं करते रहते हैं तो आपको चीजें ऑटोमेटिक आपका क्वेश्चन निकल जाता है। क्वेश्चन कह रहा है जो एसिड फास्फेट एस्टिमेशन इज डन इन द डिजीज रिलेटेड टू। एसिड फास्फेट किस में एस्टिमेट किया जाता है, किस डिजीज में, थायराइड में, ब्रेन में, प्रोस्टेट में या इंटेस्टाइन में। हम आपको बताते हैं भाई मेरे, जो प्रोस्टेट कैंसर होता है, ठीक, जो प्रोस्टेट कैंसर होता है प्रोस्टेट में एसिड फास्फेट क्या क्या किया जाता है, एस्टिमेशन किया जाता है। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अनआइज्ड ब्लड सैंपल टेकन फॉर द ब्लड गैस एनालिसिस शुड बी एनालाइज्ड विद इन। कितनी देर में जो है एनालाइज कर लिया जाना चाहिए, जो अगर ब्लड गैस के लिए आपने सैंपल लिया है तो। देखो मेरे भाई, अगर आपने सैंपल लिया है, ठीक, सैंपल आपने निकाला और उसको क्या किया है, स्टोर नहीं किया है, आइस नहीं लगाई है, ठीक, तो उसको कितनी देर में आपको कर लेना चाहिए, उसको 15 से 30 मिनट के अंदर, ठीक, 15 से 30 मिनट के अंदर क्या करना चाहिए, आपको सैंपल को ले लेना चाहिए और एनालाइज कर लेना चाहिए 15 to 13 मिनट के अंदर अनआइज्ड, ठीक, ठीक, आइस में नहीं रखा है। अगर आइस में रखा हुआ है, ठीक, अगर आइस में रखा हुआ सैंपल है तब मेरे भाई क्या करेंगे, 1 से 2 घंटे के अंदर, 1 to 2 आवर, वैसे तो 1 ही आवर होता है, 1 to 2 आवर के लिए क्या करेंगे, 1 to 2 आवर के अंदर इसको क्या कर लेंगे, इसका भैया एस्टिमेशन कर लेंगे, ठीक है। कहीं कहीं पर आपको 15 से 20 मिनट भी मिल जाएगा अनआइस के लिए। तो बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अनआइस्ड ब्लड सैंपल के लिए पूछा गया है, बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा।
क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट डजंट फॉर्म पार्ट ऑफ द ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। पहले तो ये यहां पर 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से बताना है कि कौन सा पार्ट नहीं है ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट होता क्या है, ठीक। अगर आपसे यही पूछ दिया जाए GTT ये क्या है, इसका फुल फॉर्म बताइए, तो GTT ही मेरे भाई क्या है, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट है। इसमें क्या करते हैं, ओवरनाइट फास्टिंग करवाते हैं पेशेंट से, ठीक, जिसका करना रहता है। ओवरनाइट फास्टिंग किया, उसके बाद में क्या है, उसके बाद आपके पास आएगा भैया चल के, आप उसको क्या देंगे, आप उसको ग्लूकोज का जो है सोल्यूशन देंगे पीने के लिए। जब वो भैया ग्लूकोज का सोल्यूशन पी लेगा तो 1 से 4 घंटे के अंदर आप सैंपल ले लेंगे और सैंपल को एनालाइज करेंगे, ठीक। ये तरीका हो गया सैंपल कलेक्शन का, GTT का, ठीक। इसमें क्या आप देख सकते हैं, फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज भी देखेंगे, 1 आवर जो है आपका ब्लड ग्लूकोज देखेंगे, यूरिन जो है रिड्यूसिंग शुगर भी देखेंगे। तो यहाँ पर बी ऑप्शन देखेंगे, कुछ इररिलेवेंट टाइप का लग रहा है, ब्लड शुगर, ठीक, ब्लड यूरिया, क्या ब्लड में यूरिया देखेंगे GTT से, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट है नहीं मेरे भाई, तो इसका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन है हार्मोन एसे यूजिंग एम्यूनो एसे टेक्निक्स रिक्वायर ऑल एक्सेप्ट, 4 यहां पर ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में से किसी एक को छोड़कर सारी चीजों को वहां पर क्या होती है, प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। सीरम सैंपल, हाँ मेरे भाई सीरम सैंपल का प्रयोग करते हैं, कैलिब्रेटर्स का भी प्रयोग होता है, वॉशिंग सोल्यूशन भी प्रयोग होता है, टैप वाटर नहीं भाई, टैप वाटर का प्रयोग थोड़ी करते हैं वहां पर क्या है, वॉशिंग सोल्यूशन प्रोवाइड रहते हैं, दिए जाते हैं, उन्हीं से ही करना रहता है, टैप वाटर का प्रयोग नहीं होता। इसका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन देखिएगा, द रीजेंट यूज्ड इन द एस्टिमेशन ऑफ बिलिरुबिन इज, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, पराक्साइड रीजेंट का प्रयोग करते हैं, यूरेज रीजेंट का प्रयोग करते हैं, डाइएजो रीजेंट का प्रयोग करते हैं, या मेथिलीन रीजेंट का प्रयोग करते हैं। तो बताओ भाई, ये जो है एस्टिमेशन ऑफ बिलिरुबिन, बिलिरुबिन के एस्टिमेशन के लिए कौन सा रीजेंट प्रयोग किया जाता है आपको बताना है। आप जानते हैं इसके जो है एस्टिमेशन के लिए एक मेथड होता है मेलॉय एंड एल्विन, कौन सा होता है, मेलॉय एंड एल्विन, एक मेलाय एंड एल्विन मेथड होता है, जिसमें आप जानते हैं डाई एजो रेजेंट का प्रयोग किया जाता है, किसके लिए, एस्टिमेशन ऑफ बिलिरुबिन के लिए डाई एजो रेजेंट का प्रयोग करते हैं। इन डाई एजो रेजेंट में क्या होता है, डाई एजो रेजेंट में बताएंगे क्या होता है, एक तो सल्फेनिक एसिड होता है, ठीक है, दूसरा एंड सोडियम नाइट्रेट होता है, ठीक। सल्फानिलिक एसिड एंड सोडियम नाइट्रेट, ठीक है, ये होता है। सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डजंट इंक्लूडेड रूटीन लीवर फंक्शन टेस्ट, यानी कह रहे हैं जो LFT आपका होता है लीवर फंक्शन टेस्ट होता है, इस लीवर फंक्शन टेस्ट में यहां पर 4 टेस्ट लिखे गए हैं, बिलिरुबिन, बाइल एसिड, SGOT, एल्कलाइन फास्फेट, ALP, इनमें से कौन है जो LFT के अंदर नहीं आता है। तो देखो मेरे भाई बिलिरुबिन भी आता है, हाँ नॉर्मली करते हैं, SGOT भी करते हैं, ALP भी करते हैं। आपने इस बाइल एसिड को देखा है कहीं क्या, बाइल एसिड तो नहीं करते हैं, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। साइनोवियल फ्लूइड इज द कलेक्टेड फ्रॉम, साइनोवियल फ्लूइड कहां से कलेक्ट किया जाता है आपको बताना है, ज्वाइंट से, पेरिकार्डियम से, प्लूरल कैविटी से, एब्डोमेन से। जैसे मान लीजिए ये हमको नहीं पता था क्वेश्चन, आओ मेरे भाई एलिमिनेशन मेथड लगाओ। एलिमिनेशन मेथड आप देखेंगे कि एब्डोमेन क्या है, एब्डोमेन में आप जानते हैं जो एब्डोमेन कैविटी होती है इसमें जो है एसाइटिक फ्लूइड होता है, कौन सा होता है, एसाइटिक फ्लूइड होता है, ठीक, एसाइटिक फ्लूइड होता है, ठीक है। प्लूरल कैविटी में आप जानते हैं जो लंग्स होते हैं उसके बगल में क्या होती है, उसके बाहर झिल्ली रहती है और उसी के बीच में जो फ्लूइड भरा रहता है उसको क्या कहते हैं, प्लूरल फ्लूइड बोलते हैं, वही कैविटी के अंदर, ठीक, प्लूरल फ्लूइड होता है ये। फ्लूइड वाले चैप्टर में ये सारी चीजें आप पढ़े होंगे, ठीक है। पेरिकार्डियम आप जानते हैं जो कार्डिया यानी हार्ट के चारों ओर जो झिल्ली पाई जाती है उसको पेरिकार्डियम बोलते हैं। अब आपके सामने ए ऑप्शन बचता है ज्वाइंट। अब देखो ज्वाइंट को देखो क्या है, ज्वाइंट देखो, ये आपके जो है घुटना और थाई जो है जांग, ठीक, ये आपकी पटेला हो गई, ठीक, ऐसे बन गया, ये आपकी फीमर हो गई और ये नीचे वाली आपकी हो गई, ठीक। इनके बीच में जो ज्वाइंट है इसको क्या बोलते हैं, ये होता है साइनोवियल ज्वाइंट। ऐसे ज्वाइंट जिनके बीच में जिनमें मूवमेंट कराने में जो मदद करते हैं, ये एक यहाँ पर साइनोवियल फ्लूइड भरा रहता है, झिल्ली होती है, ठीक है, ताकि जो है ये लुब्रिकेंट का काम करती है और मूवमेंट कराने में हमारी मदद करती है, ठीक। ये जो भरा रहता है इसको बोलते हैं साइनोवियल फ्लूइड, साइनोवियल फ्लूइड इसको बोलते हैं।
और ये पाया जाता है साइनोवियल ज्वाइंट में, ठीक, जो साइनोवियल टाइप के ज्वाइंट होते हैं, ठीक है, साइनोवियल टाइप के ज्वाइंट होते हैं। ये करते क्या है, ये हमारी मूवमेंट में फ्रिक्शन को कम करते हैं। जैसे आपने सुना होगा, आपने छोटी क्लास में साइकिल चलाते थे, स्कूल जाते थे, तो चाचा कहते थे, जो साइकिल बनाते थे, आप उनसे बोलते थे कि बहुत टाइट चल रही, तो वो क्या करते थे, वो उसमें ऑयल डाल देते थे। ऑयल आप क्या करता था, लुब्रिकेंट का काम करता था, बहुत अच्छे से आपकी साइकिल चलने लगती थी, ताकत कम लगती थी, ठीक। दैट इज इनफेक्ट the disinfectant commonly applied on the site of the blood collection is 70% ethanol, एसीटोन, HCl, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, आपको बताना है इसमें से किसको जो है कॉमनली प्रयोग किया जाता है। एसीटोन का प्रयोग करते हैं, नहीं भाई ये तो इरिटेशन काज कर देगा। HCl, अरे जला के मार देगा, इसका प्रयोग करोगे नहीं। सोडियम कार्बोनेट, इसका भी नहीं प्रयोग करते हैं, ठीक। इन तीनों का प्रयोग नहीं करते हैं। 70% एथेनॉल का प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। आपने इसको देखा है कि जो है स्प्रिट स्वैब आती हैं, जो कागज के अंदर रहती है, उसको फाड़ के आप खोलेंगे, उसके ऊपर जब देखेंगे आप पढ़ेंगे 70% एथेनॉल लिखा रहता है, ठीक है। ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। विच इज द बेस्ट चॉइस ऑफ ऑटोमेटिक एनालाइजर? कौन से चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं एनालाइजर के, इसमें कौन सी आपकी बेस्ट चॉइस रहेगी, ठीक है। पहले तो देखो ऑप्शन को, बैच एनालाइजर लिखा हुआ है, सेमी ऑटो एनालाइजर, यहां क्या कह रहे हैं, ऑटोमेटिक एनालाइजर। यहां पर इन्होंने सेमी ऑटो एनालाइजर लिख दिया, तो इसको पहले नंबर पे काट देंगे, इसका कोई काम नहीं, हटाओ। 3 ऑप्शन पर आओ, कंटिन्यूअस फ्लो एनालाइजर। एक देखो ऐसा एनालाइजर होता है जिसमें कंटिन्यूअस किसका होता है, रीजेंट फ्लो होता रहता है, वो भाई अच्छा नहीं होता है, कि उसमें रीजेंट बर्बाद होता है। तो कंटिन्यूअस फ्लो एनालाइजर ये भी नहीं हुआ, ठीक, बेस्ट नहीं, क्योंकि इसे बेस्ट चॉइस नहीं मानेंगे। रैंडम एक्सेस एनालाइजर और उसके बाद बैच एनालाइजर बोल रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए ये है आपका, और यहां पर ऐसे बहुत सारे जो है सैंपल लगे हुए हैं, ठीक है, बहुत सारे सैंपल लगे हुए हैं। ऐसे ही बैच एनालाइजर होता है। बैच एनालाइजर में देखेंगे आप कि इसमें भी ऐसे होती हैं चीजें, यहां पर ऐसे बहुत सारे सीक्वेंस लगे रहते हैं। बैच एनालाइजर की बात करेंगे जब आप, तो बैच एनालाइजर में क्या होता है कि ऐसे पहले टेस्ट इस वाले वेल्स का लगेगा, फिर इस वाले सैंपल का, फिर इस वाले का, फिर ऐसे सीक्वेंस में चीजें चलेंगी, ठीक, सीक्वेंस में होगा, ठीक, बैच एनालाइजर। यहां पर आप देखेंगे ये जो रैंडम एक्सेस एनालाइजर है, जैसे आपको मान लीजिए ये वाला करना है, ठीक, इसमें ग्लूकोज लगाना है, तो आप रैंडमली इसको जो है आप कर सकते हैं। तो आपके हिसाब से कौन सा बेस्ट होगा, आप बताइए। मेरे हिसाब से तो भैया जो है बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, रैंडम एक्सेस एनालाइजर बेस्ट होगा ऑटोमेटिक में, ठीक है। आगे चलिएगा, क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट शो इन द इमेज। अब बताओ, ये एक आपको जो है इंस्ट्रूमेंट दिखाया गया है, ग्लूकोमीटर है क्या भैया? ग्लूकोमीटर तो नहीं दिख रहा है। सेमी ऑटो एनालाइजर दिख रहा है, मान सकते हैं अभी। नन ऑफ द अबव, ये भी नहीं होगा। दो आपके सामने हैं। अब ये देखो क्या दिख रहा है तुमको, ये देखो क्या है, 12x8, 12x8 96 वेल्स आपको दिखती थी किसमें, एलाइजर रीडर में। ये देखो प्लेट है कि नहीं, ठीक है, एलाइजर रीडर, इसका भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए, विच सैंपल इज नॉट सुटेबल फॉर द इलेक्ट्रोलाइट एनालिसिस? इलेक्ट्रोलाइट एनालिसिस सैंपल के लिए कौन सा सुटेबल जो है, सुटेबल सैंपल नहीं होगा, आपको बताना है। हीमोलाइज सैंपल, सीरम सैंपल, होल ब्लड विद हेपेरिन या आरटीएल ब्लड? देखो सीरम सैंपल है, हाँ भैया इसमें से इलेक्ट्रोलाइट लगा सकते हैं। होल ब्लड विद हेपेरिन आया है, तो इसमें से भी भैया हम सीरम निकाल के इलेक्ट्रोलाइट लगा देंगे। आरटीएल ब्लड आ गया तो उसमें भी क्या दिक्कत है, उसमें से भी हम जो है इलेक्ट्रोलाइट एनालिसिस कर लेंगे। लेकिन अगर हीमोलाइज सैंपल है, क्या बता रहे हैं, अगर हीमोलाइज सैंपल हो गया है तो उसमें कैसे जो है हम लगाएंगे इलेक्ट्रोलाइट? अगर हीमोलाइज हो गया है, हीमोलाइज सैंपल का मतलब क्या है, क्या हो गया, आरबीसी क्या हो गई हैं, फट गई हैं, टूट गई हैं, ठीक, वो किसमें सब आ गई हैं, वो प्लाज्मा में आके घुल गई हैं। तो इससे क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस हो जाएगा, गलत आ जाएगी रीडिंग। तो हीमोलाइट सैंपल में क्या वो कर सकते हैं, हीमोलाइट सैंपल में क्या है, ये सुटेबल नहीं है इलेक्ट्रोलाइट के लिए। क्वेश्चन देखिएगा, नेम द पार्ट मार्क बाय द एरो एज सो इन द इमेज। यहां पर देखेंगे, अभी आपको नहीं दिख रहा होगा, यहां से एक ऐसे देखिए, यहां पर रहता है, एरो लगा हुआ होगा, ठीक है। अरे जब आप एनालाइजर में देखे होंगे, एनालाइजर में क्या होता था, एक सुई जैसी बहुत पतली होती थी, हर सैंपल उसमें पहले इसमें रीजेंट में जाती थी, फिर सैंपल में जाती थी, फिर रीजेंट में जाती थी, फिर सैंपल में जाती थी। उसको क्या बोलते थे, उसको भैया सैंपल प्रोब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, उसको सैंपल प्रोब बोलते हैं। हो सकता है आपको यहाँ पर डायग्राम में ना दिख रहा हो, ठीक है। आगे चलिएगा, तो आप यहां पर देखेंगे 2 से 3 क्वेश्चन इससे भी पूछे जाते हैं, तो आप एक बार इन डायग्राम को भी देखकर जाएंगे एग्जाम से पहले। आरआरबी जो है डायग्राम से भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। क्वेश्चन है, व्हेन द ड्राइंग ब्लड, जब आप खून ले रहे हैं सैंपल से, विच इज अ की कंसीडराइजेशन टू अवॉइड द प्री एनालिटिकल एरर, प्री एनालिटिकल एरर्स। कहने का मतलब यह है कि जब आप सैंपल ले रहे हैं पेशेंट से, तो कौन सी आपको कौन सी चीज को अवॉइड करना चाहिए कि प्री एनालिटिकल एरर ना हो। ड्रा द करेक्ट वॉल्यूम ऑफ ब्लड, हाँ भाई
करेक्ट वॉल्यूम मात्रा में जो है ब्लड को लेना चाहिए। मिक्स द ट्यूब कंटेनिंग एंटीकोगुलेंट इमीडिएटली आफ्टर द स्पेसिमेन कलेक्टेड, हाँ भाई उसको जो है इमीडिएटली तुरंत एंटीकोगुलेंट को मिक्स करना चाहिए। अलाउ द लीस्ट 20 मिनट फॉर द ब्लड क्लॉट टू गेट सीरम, बिल्कुल बात सही है। तो इसमें चारों ऑप्शन सही है, ये मतलब तीनों ऑप्शन सही है, तो इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्री एनालिटिकल एरर से बचने के लिए तीनों रूल को आपको फॉलो करना चाहिए, डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन है द एरो मार्क पॉइंट ऑफ विच पार्ट ऑफ द एनालाइजर एज सोन इन द इमेज, ये यहां से पूछा गया था। ये आपको दिख रही है प्लास्टिक की ऐसी डंडी निकली रहती है, ये क्या है? ये इस एनालाइजर में आपको बताना था कि ये क्या होता है। ये आप जानते हैं, आपको ये बायोकेमिस्ट्री में देखने को मिल जाएगा, एनालाइजर होता है, ठीक है। ये जो डंडी निकली रहती है इसमें आप क्या करते हैं, इसमें तो ही सैंपल आप ऐसे लेके जाते हैं और फिर ये क्या करते हैं, सैंपल लेके जाते हैं, यही सैंपल को क्या करता है, सीरम को अपना खींच लेता है। तो ये होता है प्रोब इन विच द सैंपल इज इंट्रोड्यूस्ड, इसी इसमें क्या किया जाता है, सैंपल को इंट्रोड्यूस किया जाता है। ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। हमने क्या बताया कि आरआरबी जो है डायग्राम से भी क्वेश्चन पूछता है कि क्या ये क्या दिख रहा है, वो क्या दिख रहा है, तो आप डायग्राम को भी देखकर जाएंगे, ठीक है। द बैलेंस यूज टू मेजर नियर एक्यूरेट वैल्यू, ठीक है। यहां पर जो है बहुत सारे तुला लगा दिए हैं नापने वाले, ठीक है, तुला भार नापेंगे। तो कौन सा जो है नियर एक्यूरेट वैल्यू को मेजर करेगा आपको बताना है। पहला ऑप्शन आपके सामने है फिजिकल बैलेंस, दूसरा ऑप्शन है ओपन टू प्लेन बैलेंस, तीसरा ऑप्शन है एनालिटिकल इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, इलेक्ट्रॉनिक वेविंग बैलेंस। जहां पर भी इलेक्ट्रॉनिक लग गया इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉनिक है, तो भैया उसकी एक्यूरेसी ज्यादा हो जाएगी, तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आप यहां पर देख सकते हैं ये आजकल आने लगे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वेविंग बैलेंस। इसकी बात करें तो ये भैया फिजिकल बैलेंस है, और ये क्या है, ओपन टू प्लेन बैलेंस है। इनमें आप जानते हैं एक्यूरेसी नहीं रहती है, आप ये जनरली इस बात को समझते हैं, तो इसका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन फिर देखेंगे, डायग्राम से फिर आ गया है। यहाँ पर डायग्राम आपको दिखाया गया है, वॉयल दी गई है, कह रहे हैं नेम द एंटीकोगुलेंट बताना है प्रेजेंट इन द ट्यूब सोन इन द इमेज। ये आपके सामने वॉयल दी गई है, इसमें कौन सा एंटीकोगुलेंट होता है आपको बताना है। आप यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए, सोडियम सिट्रेट, ईडीटीए, सोडियम फ्लोराइड और हिपैरिन। देखो मेरे भाई इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये वॉयल जो है ये सोडियम सिट्रेट है, सोडियम सिट्रेट इसके अंदर होता है एंटीकोगुलेंट, और सोडियम सिट्रेट किसके लिए, यहाँ पर आप जानते हैं ये कोगुलेशन टेस्ट के लिए इसका प्रयोग करते हैं। ये हमारी ईडीटीए होती है, और ये आपको देखेंगे ये प्लेन वायल है। ये जो आपको ग्रीन कलर की दिख रही है ये हिपैरिन है, और ये आपको जो दिख रही है सोडियम फ्लोराइड है। कौन सी है, ये सोडियम फ्लोराइड वायल है। तो आप ये भी देखकर जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये थे सारे क्वेश्चन, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक दो क्वेश्चन और होंगे, हो सकता है जो यहाँ पर ऐड नहीं किए गए हों, ठीक है। सारे क्वेश्चन आई थिंक हमने करवा दिए हैं, तो ये क्वेश्चन आप लोग जरूर पढ़ के जाइए। जितने भी जो भी एग्जाम्स होते हैं उनमें तो आप इसको करेंगे करें। आरआरबी वाले के अगर किसी आप बच्चे को जानते हैं जिसका पेपर है, उसको आप ये जरूर भेजिएगा, वो इस क्लास को जरूर करके जाए, उससे जरूर फायदा होगा। अगर आप ये मेरी क्लास देख के जा रहे हैं, क्लास करने के बाद में अगर आपको कोई भी फायदा होता है, अगर आपका एक भी क्वेश्चन यहाँ से फंसता है, तो जब आप पेपर देख के आइए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिए। हमें अच्छा लगेगा कि यहाँ जो आपको लिए मेहनत की है उसका कुछ आपको लाभ हुआ। अगर आपको कुछ लाभ होता है तो हमें बहुत ही खुशी मिलेगी, और ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं कोई भी एग्जाम हो इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आप देखेंगे कितने ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पर हमने डायग्राम के साथ में चीजों को बताया है। कोई भी ऐसे क्वेश्चन का ये नहीं है कि कोई भी क्वेश्चन आपको ऐसे ही ऑप्शन टिक करा दिया और चले गए हो, नहीं, हर एक क्वेश्चन में आप देखेंगे बेहतरीन तरीके से चीजों को एक्सप्लेन करते हुए बताते हुए चले हैं। हमने अगर इतनी मेहनत आपके लिए की है तो बस हम यही आपसे चाहते हैं, अगर आपको चीजें यहाँ से समझ में आ रही हैं, चीजें आपको अच्छी लग रही हैं, आपको इंटरेस्ट बन रहा है पढ़ने में, तो भाई मेरे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये हमारा मोटिवेशन है। और अगर आप ये मोटिवेट हमें करते रहेंगे तो और भी बेहतरीन तरीके से ऐसे ही क्लासेस चलती रहेंगी। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। और आप लोग जानते हैं, आप लोगों का भी कमेंट आ रहा है, मैं इस बात को समझ रहा हूं कि आपका नॉन टेक्निकल जो पोर्शन है मैथ्स वो भी कराया जाए, बिल्कुल कराएंगे, वो भी कराते रहेंगे। एक क्लास कराई है, अब नेक्स्ट क्लास भी आ रही है, प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन कराएंगे, इसके अलावा कोई क्वेश्चन हम नहीं कराएंगे। यहाँ पर क्लास आपकी विशाल सर लेंगे मैथ की, तो नेक्स्ट क्लास मैथ की होगी। आरआरबी वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें नॉन टेक्निकल पूछा जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।